हम बाकी को म्यूट कराते हैं। हाँ, बाकी को म्यूट। हाँ, अभी अभी आ रही है ठीक? अभी नहीं आ रही है। हाँ चलिए ठीक है सर। अभी ठीक है। ओके चलिए फिर गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अभी यहाँ पे वर्कशॉप से रिलेटेड, क्योंकि पिछली बार मतलब एलडीसी वाले पेपर में खूब सारा वर्कशॉप का क्वेश्चन दिया है, ऐसे सब लोगों की शिकायत है, तो हम लोग वर्कशॉप के टॉपिक्स पे इस बार थोड़ा ध्यान देंगे। खास करके जो टॉपिक को टच किया गया है और उसके आसपास जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्कशॉप के अंदर हम लोगों को जो काम करना है ना, तो मतलब उससे स्टार्ट करके और कहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या स्कोप है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो है कि वर्कशॉप में क्या है ना। तो रॉ मटेरियल्स हैं, उनको एक डिजायर्ड शेप में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसको इजी टू यूज जो रिक्वायरमेंट है हमें उसके हिसाब से उनको अपने रिक्वायर्ड शेप में रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज जो हमको चाहिए उसके हिसाब से किसी मटेरियल को कन्वर्ट करना, मोल्ड करना, यही सब हमें वर्कशॉप में करना है, ठीक है। तो इन सब चीजों के किसी चीज को हम अपने रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट कर पाते हैं, इसको लेके सबसे पहले तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी का रोल होता है। तो सबसे पहले जब प्रॉपर्टी का रोल होता है तो उस प्रॉपर्टी में कि मटेरियल जो है इलास्टिक है या प्लास्टिक है। लाइक कि वो एक बार उसके ऊपर स्ट्रेस हमने अप्लाई किया और फिर उस स्ट्रेस को विड्रॉ कर लिया, तो जब स्ट्रेस अप्लाई किया तो उसके डायमेंशन में जो चेंजेस आए वो स्ट्रेस विड्रॉ करने के बाद वापस से अपने शेप में आता है कि नहीं, है ना। इसके हिसाब से उसकी इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी हम लोग मेजर करते हैं। किसी भी अगर मटेरियल पे हमने स्ट्रेस अप्लाई किया और उसके शेप में डिफॉर्मिटी आती है और एक बार स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद जो डिफॉर्मिटी आती है और वो डिफॉर्मिटी रह जाती है, वापस स्ट्रेस विड्रॉ करने के बाद वो डिफॉर्मिटी खत्म नहीं होती, वो वापस अपने शेप को अगर अटेन नहीं करता है तो फिर वो मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल है। और अगर वो वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है तो उसका मतलब है कि वो एक इलास्टिक मटेरियल है। तो जनरली हम लोग जो यहाँ वर्कशॉप में डील कर रहे हैं वो मेटल के साथ कर रहे हैं या एलॉय के साथ कर रहे हैं डील, तो मोस्टली वो लोग इलास्टिक मटेरियल हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया भी था, है ना। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो इस डायग्राम में हम देखें तो जैसे ही हम स्ट्रेस क्या रंग पे क्यों चला जा रहा है, तो इस पोर्शन को अगर देखें तो ये पॉइंट ए तक, है ना, ये पॉइंट ए तक जब जाता है, जब हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं, स्ट्रेन बढ़ रहा है और इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशन है जो कि पॉइंट ए तक एग्जिस्ट करता है। वो जो पॉइंट ए है इस डायग्राम का वो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है वो लीनियर है, ठीक है। उसके बाद जो पॉइंट बी है वो है इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर हम स्ट्रेस की लिमिट को यहाँ पर इस पॉइंट बी तक पहुंचेंगे तब तक क्या होगा कि जो मटेरियल है अपनी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। मतलब अगर वो एक मेटल है तो उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी वो बरकरार रखेगी, ठीक है। जो पॉइंट सी है वो है अपर यील्ड पॉइंट। मतलब अगर इस लेवल का स्ट्रेस इस पर आ गया तब इसके बाद जो है मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। मतलब अब इस लेवल के स्ट्रेस के बाद अब जो है आपका मटेरियल वो प्लास्टिक ना रह के प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा था कि ये जो हुक्स लॉ है वो किस पॉइंट तक, किस लिमिट तक एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो वो प्रोपोर्शनलिटी था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। फिर उसके अलावा एक सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि किस लिमिट तक जो मटेरियल है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में किस पॉइंट तक जाने पर मटेरियल इलास्टिक रहता है।
और किसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाता है और वो प्लास्टिक हो जाता है। तो इन दैट केस वो जो पॉइंट होगा वो इलास्टिक लिमिट होगी। तो इस तरह से इस कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब जब मटेरियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसके एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई है ना, इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी के हिसाब से। दूसरा है कि मटेरियल कितना हार्ड या कितना सॉफ्ट है। हार्ड मटेरियल क्या होता है कि किसी भी मटेरियल को अगर हम दो मटेरियल को अगर आपस में रगड़ें, ठीक है, तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के सरफेस पे अगर स्क्रैच होता है तो जो मटेरियल दूसरे के सरफेस पे स्क्रैच हो रहा है और खुद स्क्रैच्ड नहीं हो रहा है वो हार्ड मटेरियल है। ठीक है, वो हार्ड मटेरियल एक हमें, जब हम हार्ड मटेरियल हम कब यूज करते हैं, जब भी हमें काफी मतलब वैसा चीज चाहिए जिसको पेनिट्रेट आसानी से नहीं किया जा सकता। तो हार्डनेस को डिफाइन भी किया है कि हार्डनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हार्डनेस इंडिकेट्स वियर रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट अब्रेशन और स्क्रैचिंग। ठीक है, और हार्ड मटेरियल क्या करता है, इट ऑफर्स रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन बाय एनी बॉडी। तो इसमें आसानी से छेद नहीं किया जा सकता। अब क्या है कि किसी मटेरियल को फ्रैक्चर करना है या तोड़ना है, ठीक है, तो हमने जैसे देखा कि इसमें कर्व के अंदर एक यील्ड पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल ब्रेक भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मटेरियल कई बार अपने एफ ब्रेकिंग पॉइंट है जिसके बाद मटेरियल ब्रेक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ब्रेकिंग पॉइंट पहुंचने के पहले भी मटेरियल ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो कि हम मटेरियल को सीधा ब्रेकिंग पॉइंट तक का स्ट्रेस उस पर अप्लाई करें तो ताकि वो ब्रेक हो जाए, नहीं तो फिर मतलब एग्जाम्पल करें ऐसा, मतलब सॉरी गलत तरीके से बता रहा हूं यहाँ पे हमारे इस्तेमाल में, कि या तो उस पे फ्रैक्चर पॉइंट तक का स्ट्रेस अप्लाई हो तब मटेरियल टूटे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फ्रैक्चर पॉइंट तक जाने के पहले भी जो मटेरियल है वो फेल हो जाता है किसी कारण से। तो वो कौन कौन से कारण हैं, तो उसमें एक जो मेन कारण है वो है फैटिग फेलियर। फैटिग फेलियर में क्या होता है कि अगर स्ट्रेस लेवल उसके स्ट्रेंथ लेवल मतलब उसके ब्रेकिंग पॉइंट से काफी कम होने पर भी फेलियर हो जाता है। तो क्यों होता है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग टाइप का या पीरियोडिकल टाइप का उस पर लगातार स्ट्रेस लगता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया है कि जैसे कि एक्सल है आपकी गाड़ी में जो एक्सल लगा होता है, अभी एक्सल क्या करता है, पूरे गाड़ी का वजन उठाता है और पहिए के साथ रोटेट भी करता है। ठीक है, जब ये एक्सल रोटेट करता है और वजन उठाता है तो इस पे एक स्ट्रेस लगा हुआ है। हालांकि अगर वो गाड़ी खड़ी रहे तो वो एक्सल बहुत सक्षम है उस स्ट्रेस को बियर करने के लिए, लेकिन वो गाड़ी चलती भी है तो ये जो क्या होता है, बार बार उसका जो स्ट्रेस है वो रोटेट होता रहता है। ठीक है, तो कभी जो पहिया ऊपर रहता है उसके ऊपर दबाव महसूस होता है, नीचे वाले को खिंचाव महसूस होती है, और ये चीज लगातार पहिए के रोटेशन की वजह से चेंज होता रहता है। तो सेम पोर्शन कभी दबाव में को फील करता है, कभी खिंचाव को पुश एंड पुल टाइप का फोर्स लगता रहता है, और जो जिसका नेचर जो है वो चेंज करता रहता है, जिसके वजह से जितनी कैपेसिटी है इसके स्ट्रेस बियर करने की उससे भी कम स्ट्रेस पर भी लगातार ऑपरेशन होने के वजह से यहाँ पे फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो फेलियर है उसको बोलते हैं हम फैटिग फेलियर, जो कि ऑल्टरनेटिंग टाइप या पीरियोडिकली वेरी करने वाले स्ट्रेस की वजह से हो जाता है। और एक दूसरा टाइप का है फेलियर जिसको बोल रहे हैं क्रीप फेलियर। ठीक है, ये फेलियर भी क्या है कि ये भी हमारा जो स्ट्रेंथ है मटेरियल जितना पे उसको ब्रेक होना चाहिए उससे कम पर भी ब्रेक करवा देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो मटेरियल है वो स्ट्रेस में तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे भी है। तो हाई टेम्परेचर कंडीशन पे जो हमारा मटेरियल है अगर उसके स्ट्रेस बियरिंग जो कैपेसिटी है उससे कम की कैपेसिटी पे भी उसमें ब्रेकडाउन हो सकता है। इसके एग्जांपल हैं बॉयलर्स और इन सब चीजों में
टरबाइन ब्लेड्स वगैरह जो है या फर्नेस के जो पार्ट्स हैं उनके अंदर ये क्रीप टाइप का फेलियर आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब कुछ कॉमन फेलियर से रिलेटेड या मटेरियल के टाइप को लेके क्वेश्चंस, जनरलाइज्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्ट टाइम इससे एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो बेसिकली हम दो तरीके से बोलते हैं कि मेटल है या नॉन मेटल है। ठीक है, अब मेटल के अंदर जो हम लोग वर्कशॉप में यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ज्यादातर जो यूज है वो है वैसी चीजों का जो कि लोहे से बनी हुई है, तो वो है फेरस मटेरियल। और इसके अलावा दूसरे तरह के मटेरियल्स भी हैं जिनके अंदर लोहा नहीं है ना, तो वो है नॉन फेरस मटेरियल। तो ज्यादातर जो हमारा इस्तेमाल है वो है फेरस मटेरियल का। तो यहाँ पर डिफाइन भी किया है कि फेरस मटेरियल्स रेफर टू दोज मटेरियल्स हुज मेन कंस्टिट्यूएंट इज आयरन, है ना। तो वही बात है। तो अब है क्या कि जो आयरन है वो नॉर्मली अपने मतलब मूल रूप के अंदर, है ना, आयरन काफी मजबूत होने के बावजूद भी इसके अंदर कुछ एक कमियां हैं, जैसे कि आयरन के अंदर रस्ट लग जाती है, और दूसरी बात कि कितना सॉफ्ट या हार्ड होना है आयरन को, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं अगर हम प्योर आयरन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वही आयरन के साथ हम और चीजों को मिक्स करते जाएं, ठीक है ना, तो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले जो सबसे ज्यादा सबसे एबंडेंटली आयरन के साथ मिक्स चीज है वो है कार्बन। ठीक है, तो जैसे ही आयरन के साथ कार्बन मिल गया तो वो एक तरह का स्टील बन गया। ठीक है, अब उसके आयरन में कितना कार्बन मिला है इसके हिसाब से उसकी हार्डनेस डिफाइन होगी, है ना। जब बिल्कुल कम अल्प मात्रा में है, उसका परसेंटेज हम लोग देखेंगे, तो फिर वो माइल्ड स्टील है। उससे ऊपर गया तो मीडियम, और फिर बहुत ज्यादा कार्बन एक मतलब एक निश्चित प्रोपोर्शन से ज्यादा कार्बन होगा तो वो काफी हार्ड स्टील बन जाएगा। उसके बाद लेकिन ये जो स्टील बनेगा इसके अंदर अभी भी जो रस्ट वाली प्रॉपर्टी है आयरन की वो रहेगी, मतलब जो केवल कार्बन के मिलने से उसकी रस्टिनेस खत्म नहीं होगी, वो जंग रोधकता उसके अंदर नहीं आएगी। तब इसके लिए क्या करेंगे, तब इसके लिए उसके अंदर कुछ और चीजें मिलाएंगे, जैसे कि क्रोमियम, निकेल इत्यादि, और वो भी अपने प्रोपोर्शन में, सुटेबल प्रोपोर्शन में, कि जिसके कारण हम जो रिक्वायर्ड उसके अंदर गुण चाहते हैं हमारे मटेरियल के अंदर वो आए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे लिखा है कि फेरस मटेरियल में मेन कंपोनेंट जो है आयरन है। ठीक है, अब क्या होता है कि फेरस मटेरियल का जो क्वालिटी है उसको बहुत आसानी से हीट ट्रीटमेंट के द्वारा या फिर कुछ और क्वांटिटीज मिला के बदला जा सकता है। ठीक है, तो फिर सबसे पहले जो हम लोग कार्बन ने जो बदला वो उसके अंदर आयरन का जो प्रॉपर्टी बदला वो उसके अंदर कार्बन मिला के, तो लिखा है कि प्योर कार्बन इज रिलेटिवली सॉफ्ट एंड लेस स्ट्रॉन्ग, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज अबाउट 1540 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये एक जो प्योर आयरन है वो तुलनात्मक तरीके से सॉफ्ट है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो स्टील जो है ऑन द अदर हैंड इज अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। ठीक है, अब इसमें जो परसेंटेज है वो क्या है भाई, लो कार्बन और डेड माइल्ड स्टील जो है, जिस भी कार्बन जो भी अपना स्टील है जिसके अंदर कार्बन का कंटेंट 0.15% से कम है वो लो कार्बन है या डेड माइल्ड स्टील है। ठीक है, अब 0.15% से 0.3% के बीच में यदि कार्बन कंटेंट है तो जो है स्टील वो कहलाएगा माइल्ड स्टील। ठीक है, अब 0.3% से लेके 0.7% तक जो स्टील है वो है हमारा मीडियम कार्बन स्टील, और फिर 0.7% से ऊपर का जो स्टील है ना, वो है हाई कार्बन स्टील। अब सब जो है हर एक तरह की स्टील है उसका अलग अलग इस्तेमाल है, जैसे कि जो डेड माइल्ड स्टील है वो स्ट्रॉन्ग तो कम होगा, इन सब जितने भी हमने नाम लिए उन सब से कम स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसकी वेल्डेबिलिटी और डक्टिलिटी ज्यादा होगी। कहने का मतलब इसको आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है, इसका जो वेल्डिंग है वो आसानी से ब्रेक नहीं होगा, इसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी रहती है और इसकी डक्टिलिटी अच्छी रहती है।
डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा आप किसी चीज को लंबाई में यूं खींच सकते हैं। तो वैसे जो डेड माइल्ड स्टील होते हैं तो उनकी डक्टिलिटी और वेल्डेबिलिटी, ठीक है, दोनों ही अच्छी होती है। उसके बाद आता है माइल्ड स्टील। तो जैसा कि हमने देखा कि माइल्ड स्टील के अंदर 0.15% टू 0.3% हमारा कार्बन होता है, ठीक है। तो अभी भी जो माइल्ड स्टील है इसकी भी वेल्डेबिलिटी ठीक रहेगी, लेकिन एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट। तो अभी भी जो माइल्ड स्टील है उसकी भी जो वेल्डेबिलिटी है वो भी अच्छी रहेगी, और लेकिन इसकी स्ट्रेंथ जो है डेड माइल्ड स्टील से ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ इस्तेमाल हो रहा है मटेरियल, है ना, डेली टू यूज के लिए, वो है माइल्ड स्टील। क्योंकि इसी की माइल्ड स्टील की जो सीट्स हैं उसको आप, क्योंकि इसकी वेल्डेबिलिटी अच्छी है तो इसको वेल्डिंग करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है ना। इसके प्लेट्स, माइल्ड स्टील के राउंड्स, है ना, और ये बार्स, स्क्वायर बार्स, सारे इस्तेमाल ज्यादा करके माइल्ड स्टील के किए जा रहे हैं, जब तक कि कोई ऐसी जरूरत ना आ जाए जहां पे जंग रोधकता बहुत इंपॉर्टेंट हो। उस केस में फिर हम लोग स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करेंगे, और अदरवाइज फोर्जिंग, स्टैंपिंग, सीट प्लेट, इन सब जो है ये माइल्ड स्टील का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। अब क्या है कि अगर कार्बन को और ज्यादा बढ़ा दिया गया कंटेंट को, तो फिर ये स्ट्रॉन्ग तो बनेगा, लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी होगी कि इसकी वेल्डेबिलिटी जो है वो कमजोर हो जाएगी। अब वेल्डेबिलिटी कम हो जाएगी तो जहां पे जोड़ने की आवश्यकता है दो आयरन पार्ट्स, दो स्टील्स को, तो वहां पे ऐसे स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। लेकिन जहां पे एक पूरा जैसे एक ही टुकड़ा इस्तेमाल किया जाना है और स्ट्रेंथ चाहिए, वहां पे मीडियम कार्बन स्टील का इस्तेमाल होगा। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? तो रेलवे एक्सेल्स में है, रोटर्स, डिस्क, वायर रोप्स, स्टील स्पोक्स, और फिर मैरीन शाफ्ट, इन सब चीजों को बनाने के लिए हमारा मीडियम कार्बन स्टील इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद कुछ ऐसी चीजें भी चाहिए जो कि जब हम मेटल पे काम कर रहे हैं तो मेटल को डिजायर्ड शेप में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसके टूल्स बनाने पड़ते हैं, जो टूल्स मेटल को काटते हैं और काट के हम उसको जिस शेप में लाना चाहते हैं उस शेप में लाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये टूल्स बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल होगा, क्योंकि हाई कार्बन स्टील ऊपर में जितने तीनों जो स्टील बताए गए उन सब से ज्यादा हार्ड होगा। तो हार्ड होगा तो उन सबको काट सकेगा, तो जिसकी वजह से हमको अपने रिक्वायर्ड शेप और साइज का अगर कोई मटेरियल बनाने के लिए कोई मशीन वर्किंग करनी है तो उस केस में हम हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करेंगे। अब हाई कार्बन स्टील के साथ जैसे कि मैंने बताया कि वो काट तो सकता ही है, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि जब हम काटते हैं या दो मशीन के कांटेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उनका टेम्परेचर जो है वो काफी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो बहुत हॉट कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा हॉट कंडीशन होने पर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो जाएगी और ये आसानी से ब्लंट हो जाएगा। लेकिन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो नॉर्मल काम है उसको करने के लिए हम हाई कार्बन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कि चिसल है, डाइज है, हैमर है, ये सब चीजें जो है वो सब हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। अब क्या है कि कास्ट आयरन जो है वो जनरली कुपोला फर्नेस में बनाया जाता है, ठीक है। और ये पिग आयरन और उसके अंदर थोड़े से कार्बन का जो है ये मिश्रण है। क्या है तो अलॉय कास्ट आयरन के अंदर और भी कुछ चीजें जो है आयरन की जो प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए निकेल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम इत्यादि को जब हम मिला देते हैं तो फिर ये अलॉय कास्ट आयरन बनाता है, और इसका स्ट्रेंथ जो है
वो ज्यादा रहेगा, इसकी हीट रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगी और इसकी वियर एंड टियर रेजिस्टेंस भी ज्यादा रहेगी। अब इन सब चीज के बीच में आती है बात एक और चीज की जिसकी हमने चर्चा की थी कि आयरन के अंदर जो है जो कोरोसिवनेस है, ठीक है, और जो हमने स्टील बनाया उसके अंदर कार्बन मिला के उसने उसको स्ट्रेंथ तो दिया, लेकिन अभी भी इसकी कोरोसिवनेस जो है वो खत्म नहीं हुई है। तो इसको काउंटर करने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाया गया। These steels are called stainless because they do not corrode or rust easily। ये आसानी से कोरोड या रस्ट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग स्टेनलेस स्टील कहते हैं, ठीक है। अब स्टेनलेस स्टील जो है उसके अंदर कार्बन जो है इसमें कई 3 मेन कैटेगरीज हैं। एक है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा है मार्टेनिस्टिक स्टेनलेस स्टील और तीसरा है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। तो ये तीनों में जो तीसरा वाला है वो सबसे महंगा है और पहला वाला जो है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन कंटेंट जो है 0.15% है और क्रोमियम जो है वो 6 से 12% है और निकल है वो 0.5% है, ठीक है। और उसके बाद आयरन तो है ही, ठीक है। ये बाकी की तुलना में सस्ता है। दूसरी बात जब है, अब क्या किया हमने कि क्रोमियम का जो मात्रा है जो पहले 6 से 12% के बीच था, अब उसको बढ़ा के 12 से 18% के बीच में कर दिया, ठीक है। और अब ऐसा कर दिया और उसके बाद कार्बन परसेंटेज को भी 0.15 से 1.2 के बीच में रखा। तो ये क्या हो गया कि अब ये ज्यादा हार्ड स्टील बना, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल सर्जिकल नाइफ्स और इत्यादि बनाने के लिए, नीडल्स वगैरह बनाने के लिए, बोल्ट नट बनाने के लिए किया जाने लगा। तो ये जो स्टील है अब ये कोरोसिव भी है, कोरोजन रेजिस्टेंट भी है और हार्ड भी है। और जो तीसरा जो स्किल बताया वो इन सबसे ज्यादा है। इसके अंदर क्या हुआ कि निकेल भी, क्रोमियम के साथ साथ निकेल भी ऐड किया गया, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब स्टील का निर्माण किया गया। अब जैसे पहले बताया गया था कि जो कार्बन है वो हाई कार्बन जब हमने इस्तेमाल किया था तो हमने स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाने के लिए हार्ड मटेरियल का निर्माण किया था, लेकिन वो हाई टेम्परेचर पे वो टूल जो है वो बहुत आसानी से ब्लंट हो जाते थे। तो टूल स्टील को बनाने के लिए अब और ऐसी चीज की जरूरत थी कि जो हार्ड तो हो लेकिन हाई टेम्परेचर पर भी आसानी से जिसका इस्तेमाल किया जा सके और हाई टेम्परेचर पे आसानी से ब्लंट ना हो। तो इस चीज के लिए हम लोगों ने एक स्टील को इस्तेमाल किया जिसका निर्माण किया गया, साइंटिस्ट ने किया, जिसका नाम है हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड स्टील जो है वो क्या है, हाई स्पीड पे भी अगर उस हाई स्पीड स्टील से बने टूल का हम इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होगा कि हाई कटिंग स्पीड पे भी आराम से ये काम करेगा और आसानी से ब्लंट नहीं होगा। और इनकी हार्डनेस जो है 600 से लेके 625 डिग्री टेम्परेचर तक भी बरकरार रहती है। तो इसका जो एक टिपिकल कॉम्पोजिशन है उसके अंदर टंगस्टन है 18%, क्रोमियम है 4%, वेनेडियम है 1% और कार्बन 0.75 to 1% है और बाकी जो है रेस्ट कार्बन है। तो ये एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि टूल्स बनाने के लिए कौन से तरह का मतलब स्टील इस्तेमाल होता है। तो दैट इज हाई स्पीड स्टील। और हाई स्पीड स्टील की खासियत क्या है कि इसके कॉम्पोजिशन में टंगस्टन की मात्रा काफी ज्यादा है, टंगस्टन 18% है। तो ये मतलब एक ध्यान रखने वाला जो क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम आया था वो था हीट ट्रीटमेंट ऑफ कार्बन स्टील से रिलेटेड, है ना। वो पिछली बार एनीलिंग ही पूछा था, एनीलिंग के से रिलेटेड पूछा था कि कार्बन को मतलब सॉरी स्टील को गर्म करके धीमे धीमे ठंडा करते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये तो पूछ ही सकता है। दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि एनीलिंग का फायदा क्या है, कि एनीलिंग के थ्रू होता क्या है। तो एनीलिंग जो है वो स्टील को सॉफ्ट बनाती है और दूसरा कि उसके अंदर जो डक्टिलिटी है ना, उसकी जो ग्रेन्स हैं जो आपस में कई बार बिल्कुल सीधी ना होके आड़ी तिरछी हो जाती हैं, तो उस ग्रेन्स को बिल्कुल वो यूनिफॉर्म उसके ग्रेन ग्रोथ को इंप्रूव करता है जिससे कि मटेरियल की जो
क्या कहते हैं, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, मटेरियल ज्यादा मतलब लेसर हार्ड हो जाता है और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और इस्तेमाल के लिए ज्यादा उपयोगी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से एनीलिंग क्या है, एनीलिंग का पर्पस है टू सॉफ्टन द मटेरियल। और इसके अंदर एक और चीज है, ध्यान देना है हमें, यहाँ पे लिखा है कि सॉफ्टनिंग करता है, इंटरनल स्ट्रेस को कम करता है। ठीक है, और एक और चीज पूछा है कि द वर्क पीस इज अलाउड टू कूल इनसाइड द फर्नेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि गर्म करने के बाद जो वर्क पीस है उसको फर्नेस के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा करते हैं। ठीक है, एट वेरी स्लो रेट। तो इस प्रक्रिया को अनिलिंग कहते हैं। इससे ही मिलती जुलती एक और प्रक्रिया है जिसका नाम है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग का भी क्या है, वो भी सिमिलर प्रक्रिया है, गर्म करने के बाद ठंडा करना है इसके अंदर भी। ठीक है, उसमें भी उसका है इंटरनल स्ट्रेस को कम करना। लेकिन ये जो प्रक्रिया है उस और अनिलिंग में क्या अंतर है कि यहाँ पर जो सैंपल है उसको स्टिल एयर में, मतलब कि एकदम नॉर्मल जो हवा नहीं बह रही हो, नॉर्मल रूम है जहां पे हवा नहीं बह रही हो, स्टिल एयर है जहां पे, वहां पे इसको ठंडा करना है। ठीक है, तो अनिलिंग में कहा ठंडा किया था, इनसाइड फर्नेस ही किया था। लेकिन अभी नॉर्मलाइजिंग में क्या किया कि हमने इसको ठंडा किया स्टिल एयर में। उसके बाद एक प्रक्रिया है, अभी तक हमने जो दोनों प्रक्रियाएं देखी थी वो थी कि मटेरियल हार्ड हो सकता है, उसको हम सॉफ्ट कर रहे हैं, उसके अंदर का जो इंटरनल स्ट्रेस वगैरह है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है, और ग्रेन को जो है तो अब जो है तीसरी प्रक्रिया वो है हार्डनिंग। अब हार्डनिंग में जो अभी हमने किया उसका ठीक उल्टा करना था, है ना। इसमें क्या करना था कि गरम तो कर दिया, ठीक है, और गरम करने के बाद इसको हम तेजी से ठंडा करेंगे। अब तेजी से ठंडा करेंगे तो जो असर था वो उल्टा होगा, मटेरियल जो है सॉफ्ट से क्या होगा, अब हार्ड होगा। However, in order to harden, the carbon content in the workpiece should be at least 0.25%। लेकिन अब ये नहीं है कि एकदम अगर बिल्कुल कार्बन जो है एकदम कम रहेगा, 0.15 से भी कम रहे, तो उस कार्बन को आप हार्डन नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम 0.25% तो होना चाहिए उसको हार्डन करने के लिए। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि आफ्टर वर्कपीस इज टेकन आउट द फर्नेस एंड क्विकली कूल्ड एट अ वेरी हाई रेट इन अ टैंक ऑफ कोल्ड वाटर और ऑयल। ठीक है, और एजिटेटिंग द वाटर विगोरसली। अभी नॉर्मलाइजिंग में हमने क्या देखा था कि हमने एकदम स्टिल एयर में उसको धीरे धीरे ठंडा किया था, और हार्डनिंग में क्या कर रहे हैं कि उसको सीधा ठंडे पानी में या ऑयल में, ठंडे पानी में ज्यादा रस्ट भी हो जाएगा, तो अगर हम रस्ट फ्री चाहते हैं तो ऑयल के अंदर डाल देना है उसको और तेजी से वाटर या ऑयल को हिलाना है, जिससे कि उसकी कूलिंग ऑपरेशन जो है ना, वो बिल्कुल जल्दी हो। तो जल्दी होने के वजह से क्या होगा कि ये जो हमारा मटेरियल है वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और इसी कूलिंग ऑपरेशन को क्वेंचिंग भी कहते हैं। जो सडनली हमने तेल में डाल के कम उसको ठंडा किया, उस प्रक्रिया को क्वेंचिंग कहते हैं। तो कई बार जो आज मतलब पिछले बार जो क्वेश्चन आए उसके ऐसा लग रहा है कि टर्म्स वगैरह को लेके, तो एक टर्म यहाँ पे भी आएगा क्वेंचिंग, वो किसको कहते हैं, तो इस हार्डनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा क्वेंचिंग का। अब है क्या, टेम्परिंग। अब टेम्परिंग है इन बिटवीन, मतलब इसमें हार्डनेस को थोड़ा कम करना है, जैसे एग्जैक्टली एनीलिंग में किया वैसा नहीं, लेकिन थोड़ी सी हार्डनेस को कम करनी है और थोड़ा सा उसकी क्योंकि हार्ड मटेरियल जनरली ब्रिटल होता है, तो ब्रिटलनेस हमको नहीं चाहिए, है ना, वो जल्दी भंगुर नहीं हो जाए, जल्दी टूट ना जाए। तो केवल उसकी ब्रिटलनेस जो है उसको कम करने के लिए, है ना, अभी भी मटेरियल हार्ड ही चाहिए लेकिन ब्रिटल कम चाहिए, तो उसके लिए जो हम करते हैं वो है टेम्परिंग।
तो टेम्परिंग इन्वॉल्व्स हीटिंग द कार्बन स्टील पार्ट टू द टेम्परेचर वेरिंग फ्रॉम 150 डिग्री टू 600 एंड कूलिंग द कंपोनेंट इन एन ऑयल और सॉल्ट बाथ और इवन इन एयर, है ना। इसके अंदर गर्म करते हैं और ठंडा करते हैं, इसके अंदर भाई ऑयल या सॉल्ट बाथ और इवन इन एयर, ठीक है। इस प्रक्रिया को टेम्परिंग कहेंगे। उसके बाद अब सवाल ये था कि अभी तक हमने जो देखा उसके अंदर हम लोग जो कह रहे थे बार बार कि जो सारी प्रक्रिया थी उसके अंदर, है ना, कार्बन कंटेंट 0.25% होना चाहिए, 0.25% होना चाहिए। लेकिन अगर डेड जो है माइल्ड स्टील है तो उसको हम कैसे हार्डन करें, ठीक है। तो इसका जवाब है केस हार्डनिंग। तो ये भी पूछा जाता है केस हार्डनिंग क्या है भाई। तो केस हार्डनिंग इज द प्रोसीजर टू हार्डन द डेड माइल्ड स्टील। तो इसके अंदर क्या करना है कि कार्बन के साथ, है ना, कार्बन को मिला के तब उस वर्क पीस को उसके साथ गर्म करना है। अब वो गर्म करेंगे तो वो कार्बन जो है धीरे धीरे उसके अंदर जाएगा और जब जाएगा तो उसको हार्डन करेगा। तो मतलब डेड माइल्ड स्टील को हार्डन करने के लिए है हमें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2 मिनट में मैं आता हूं, बस एक कॉल है और 2 मिनट में बस वापस बैक करता हूं। अभी फेरस मटेरियल के बाद जो दूसरे टाइप का मटेरियल हम जो कॉमनली यूज कर रहे हैं वो है नॉन फेरस मटेरियल, ठीक है। अब नॉन फेरस मटेरियल के अंदर हम लोग सारा कुछ देख लेंगे। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, मोस्टली सबसे ज्यादा तो कॉपर एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो उसके अलावा और भी कुछ भी इस्तेमाल हो रहे हैं और उनके अलॉयज, उनके बारे में भी हमें देखना है। तो कॉपर के बारे में हम लोग सब जानते हैं, जहाँ भी हाई कंडक्टिविटी की जरूरत होती है, ठीक है, तो हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी हमारे वायर्स केबल्स वगैरह हैं वो कॉपर के हैं, ठीक है। उसी तरह से एल्यूमिनियम भी है, उसका भी जो इस्तेमाल है वो कॉपर के ऑल्टरनेटिव के तौर पर
काफी किया जा रहा है, क्योंकि वैसे भी कॉपर काफी मतलब उसकी उपलब्धता कम है और एल्यूमिनियम की उपलब्धता ज्यादा होने के साथ साथ इसका जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, कीमत जो है वो बेहतर है, कीमत कम होती है कॉपर से, तो इसलिए एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब जो उसके अलावा टिन है, टिन एक मतलब वाइट सिल्वरी कलर का एलिमेंट है और इसका काफी इस रेजिस्टेंस है किसके प्रति, एसिड कोरोजन के प्रति। तो टिन का भी इस्तेमाल कई जगह पे एज एन अलॉय भी कॉपर के साथ किया जाता है, वो हम लोग आगे देखेंगे। और फिर उसी तरह से लेड है, तो लेड भी उसका भी एसिड कोरोजन जो है वो अच्छा है और इसकी मैलेबिलिटी भी अच्छा है। जिंक है, जिंक में भी कोरोजन रेजिस्टेंस का बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है, जिसके वजह से इसका इस्तेमाल जिंक कोटिंग में किया जाता है, जिस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइज कहते हैं। आयरन शीट के ऊपर जिंक की जो हम कोटिंग करते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी शायद लास्ट टाइम पूछा था कि आयरन के ऊपर जो जिंक की कोटिंग करते हैं उसको क्या, और जिंक के अंदर क्या है कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है और इसकी फ्लूइडिटी जो है वो बेहतर है, तो जिसके वजह से ये बहुत आसानी से गैल्वेनाइजेशन के लिए है ना इसका इस्तेमाल होता है। अब एक क्वेश्चन जो पिछले बार पूछा गया वो था ब्रास के अंदर, कि ब्रास में किसका अलॉय है, ठीक है। तो ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो जैसे ही हम जिंक कंटेंट को बढ़ाते हैं, ठीक है, 30% तक, तो क्या होता है कि ब्रास की टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों बढ़ती है, जब तक कि जिंक की मात्रा 30% हो जाए। फिर जब जिंक की मात्रा हम उससे भी ज्यादा बढ़ाते हैं, 45% तक जाने तक बढ़ती है, और जब 45% से भी ज्यादा हम बढ़ा देते हैं तब फिर डक्टिलिटी गिरने लगती है। सिमिलरली, तो ये ध्यान रखने के लिए है कि ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय है और ब्रोंज जो है वो कॉपर और टिन का अलॉय है। लेटर ऑन क्या हुआ, कई और भी कंपोनेंट्स मिला के जब कॉपर का अलॉय बनाने लगे तो भी उसको लोग लूजली ब्रोंज कहते हैं, लेकिन मेन जो है नाम है ब्रोंज वो कॉपर और टिन के अलॉय का है। तो कॉपर और टिन जो है मिलके कांसा बनाते हैं। ये जो कांसा जो है वो मजबूत होता है। तो ध्यान होगा कि पहले एक हड़प्पा संस्कृति को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते थे। लाइक उस समय कांसे का इस्तेमाल जो है ज्यादा होता था, आयरन नहीं था, तो कांसा जो है वो काफी मजबूत माना जाता है। इसके अलावा भी कुछ एक और ब्रोंज का है जिसके अंदर कि कॉपर और टिन तो है ही, बट उसके अलावा भी दूसरे एलिमेंट्स मिला देने से उसके अंदर कुछ क्वालिटी आ जाती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें कई बार ये पूछा भी जा सकता है और जाएगा निश्चित ही भविष्य में, जो स्प्रिंग बनाते हैं हम लोग उसके अंदर किसका इस्तेमाल करते हैं, तो फॉस्फोर ब्रोंज का इस्तेमाल जो है स्प्रिंग वगैरह बनाने में काफी किया जाता है। ये फॉस्फोर ब्रोंज में है, उसमें 0.5% फॉस्फोरस भी ऐड होता है, ठीक है। तो 0.5% अगर हमने फॉस्फोरस ऐड कर दिया उसके अंदर ब्रोंज के अंदर, तो फॉस्फोर ब्रोंज हो जाता है और इसका भी इस्तेमाल कई जगह पे किया जाता है। इसके अलावा लेडेड ब्रोंज, तो लेडेड ब्रोंज से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर ब्रोंज तो है ही और साथ ही साथ इसके अंदर लेड भी है। तो और लेड का परसेंटेज शुड नॉट एक्सीड 2%, ठीक है। उसके बाद गन मेटल। अब गन मेटल क्या है, तो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके अंदर 2% जिंक है, 10% टिन है और 88% कॉपर है। यानी कि टिन और कॉपर के साथ अगर 2% जिंक मिला दिया तो ये हो गया गन मेटल, और इसका इस्तेमाल वाल्व, बुसेस वगैरह बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सिमिलरली है ना बेल मेटल है। तो बेल मेटल जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ टिन है, इसके अंदर 20 to 25%। तो जब 20 to 25% उसके अंदर टिन मिला देते हैं तो फिर जब इसको पीटते हैं किसी हैमर से या किसी इससे, तो इससे बहुत प्यारी सी आवाज आती है।
तो ये हो गया बेल मेटल। तो बेल मेटल के अंदर क्या करना है कि कॉम्पोजिशन में टिन की जो मात्रा है वो नॉर्मली बढ़ा देनी है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न इसके कॉपर के कंपाउंड हुए जिनका अलग अलग इस्तेमाल है। उसी तरह से कॉपर और निकेल को मिला देने से भी मतलब कई मतलब उपयोगी सामान बनता है, ठीक है। तो इसमें बोला क्यूप्रो निकेल्स, उसके अंदर जो कॉइन वगैरह है ना, उसको बनाने के लिए क्यूप्रो निकेल मतलब कॉपर और निकेल के कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट है कि अनदर अलॉय कंटेनिंग 45% निकेल 55% कॉपर इज कॉल्ड कॉन्स्टेंटेन, है ना। इसका इस्तेमाल थर्मोकपल बनाने में किया जाता है। थर्मोकपल एक ऐसी डिवाइस है जो हीट को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो उस चीज को थर्मोकपल बनाने के लिए कॉन्स्टेंटेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर 45% निकेल और 55% कॉपर है। अब उसी तरह से एल्यूमिनियम है। तो एल्यूमिनियम एक सॉफ्ट मेटल है और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफी कम होती है, लेकिन इस एल्यूमिनियम का एक गुण है कि इसको अगर मैग्नीशियम इसके अंदर मिला दिया जाए तब फिर ये काफी हार्ड और काफी स्ट्रांग बन जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक फेमस एल्यूमिनियम अलॉय है जिसके अंदर 4% कॉपर, 0.5% मैग्नीशियम और 0.5% मैग्नीज है। इसको कहते हैं ड्यूरेल्यूमिन। ड्यूरेल्यूमिन का इस्तेमाल जो है बर्तन वगैरह बनाने में काफी किया जाता है। इट हैज हाई स्ट्रेंथ एंड लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। फिर इसी के अंदर अगर हम लोग थोड़ा और हाई स्पीड एल्यूमिनियम के बाद थोड़ा सा निकेल है। निकेल के अलॉयज में है जर्मन सिल्वर, बहुत फेमस अलॉय है जर्मन सिल्वर, ठीक है। ये एक सिल्वरी कलर का अलॉय है। इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो 60% कॉपर, 30% निकेल और 10% जिंक की है, ठीक है। इसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी काफी हाई है और ये काफी कोरोजन रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो इसका कई बार ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील के आने से पहले सिक्के और बर्तन वगैरह बनाने में भी जर्मन सिल्वर का काफी इस्तेमाल किया जाता था। नाइक्रोम है। नाइक्रोम जो है वो एक फेमस अलॉय है निकेल और क्रोमियम का, ठीक है, जिसका इस्तेमाल जो है हीट रेजिस्टेंट इलेक्ट्रिकल सामान जो है बनाने में नाइक्रोम का इस्तेमाल किया जाता है ना। ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, तो नाइक्रोम का इस्तेमाल उन सब चीजों में किया जाता है। अभी हम लोगों ने बेसिक मेटल्स के बारे में देखा कि मतलब मेटल कौन कौन से मेटल और कौन कौन से मेटल के अलॉय इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब क्या है कि उस मेटल्स का जो डिफरेंट शेप जो हम लोग ला रहे हैं वो डिफरेंट शेप्स बनाने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस हम लोग इस्तेमाल, कौन कौन से प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके जो मेटल है उसके फॉर्म्स को बदल रहे हैं। कि पहले हमने देखा कि मेटल के अंदर क्या गुण है, किस गुण का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम लोग उस गुण का उपयोग करते हुए जो मेटल है उसको अपनी आवश्यकता के हिसाब से रिक्वायर्ड जो है वांछित से जो है उसमें परिवर्तित करते हैं। तो अब मेटल वर्किंग जो दो तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं मेटल के फॉर्म को चेंज करने के लिए। एक है हॉट
वर्किंग और दूसरा है कोल्ड वर्किंग। तो हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग के नाम से ही पता चल रहा है कि हॉट वर्किंग के अंदर जो है जो मेटल है उसको हम गर्म करेंगे और कोल्ड वर्किंग में नहीं करेंगे। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉट वर्किंग में किस टेम्परेचर के ऊपर हम गर्म करेंगे तब कहेंगे कि हॉट वर्किंग हो रहा है। तो उसके लिए एक टेम्परेचर है जिसका नाम है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे जो है वो अगर हम हीट करते हैं और काम कर रहे हैं तब तक उसको कोल्ड वर्किंग में ही माना जाएगा। और जब हम किसी भी मटेरियल को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर ले जाके तब उस पर काम कर रहे हैं उसके फॉर्म को बदलने के लिए, तब हम उसको कहेंगे कि दिस इज हॉट वर्किंग। ठीक है। अब जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो जनरली कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होके एक रेंज ऑफ वैल्यूज होता है, क्योंकि एक खास टेम्परेचर के पहले और बाद में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक रेंज है कि जिसके आगे पीछे अगर हम उससे कम पे काम कर रहे हैं तो उसको हम कोल्ड वर्किंग बोलेंगे और ऊपर उससे ज्यादा पे काम कर रहे हैं तो हॉट वर्किंग बोलेंगे। अब कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग में एक और अंतर है जो कि आएगा, कई बार रिक्वायरमेंट होता है तो बोलते हैं ब्राइट बार चाहिए, मतलब कि वो जो उसकी जो लुक रहेगी वो कालापन कम रहेगा मेटल में। अगर हम ब्राइट बार मंगा रहे हैं एमएस का तो ब्राइट बार में थोड़ा शाइन रहता है नॉर्मल बार की तुलना में। तो यही अंतर है दोनों में कि जो ब्राइट बार है वो कोल्ड वर्किंग के थ्रू बनाया गया है, उसमें प्रेशर ज्यादा अप्लाई किया गया है और गर्म ज्यादा टेम्परेचर तक नहीं किया गया है, तो वो ब्राइटनेस रहती है उसके अंदर। जब हॉट वर्किंग पे काम करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो मटेरियल है वो काला सा हो जाता है। ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस रहता है अपीयरेंस में। अब क्या है, वही है डिफरेंस बिटवीन हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। तो कोल्ड वर्किंग एज इट इज सबने में भी डिफाइंड एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज एट टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऑफ मेटल और अलॉय। ठीक है। और फिर हॉट वर्किंग का सब क्लियर ही है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज का बात किया गया। तो कोल्ड वर्किंग क्या है, रूम टेम्परेचर पे किया जाता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो सरफेस उसका जो है वो प्रॉपर क्लियर रहेगा। तो इसके वजह से उसका सरफेस जो है वो क्लियर मतलब क्लीन ज्यादा रहता है। जबकि हॉट वर्किंग के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से उसका सरफेस जो है जो स्टील का वो ज्यादा काला पड़ जाता है। और सीवियर इंटर्न एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आप उसको गर्म नहीं कर रहे हैं और उस पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होता है कि कोल्ड वर्किंग के दौरान सीवियर इंटरनल स्ट्रेस हो जाता है मेटल केस पे, है ना। किसी चीज को गर्म करके तब हम उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। और दूसरा है कि उस मेटल को बिना ज्यादा गर्म किए हुए और हम उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम बिना गर्म किए उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इंटरनल स्ट्रेस जो है वो ज्यादा पड़ने की चांसेस हैं। और जिसको रिलीव करने के लिए हम जैसे हमने पहले पढ़ा था टेम्परिंग में और एनीलिंग में कि हम गर्म करके उसके इंटरनल स्ट्रेस को कम कर रहे थे। लेकिन जब हम कोल्ड वर्किंग कर रहे हैं तो इसमें गर्म तो हो ही नहीं रहा, तो गर्म नहीं होने की वजह से उसका जो इंटरनल स्ट्रेस है वो मतलब वो रिलीव नहीं हो रहा है, तो जिसके वजह से इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा मतलब होगा कोल्ड वर्किंग में हॉट वर्किंग की तुलना में। अब जो कोल्ड वर्किंग टाइप ऑफ मेटल प्रोसेसेस हैं, क्या क्या ये हॉट वर्किंग या कोल्ड वर्किंग तो है ही प्रेशर अप्लाई करने के, लेकिन प्रेशर अप्लाई करने के जो मतलब किस तरह के प्रोसेसेस हम अप्लाई करते हैं। तो ये वाला है रोलिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेटल का एक टुकड़ा है जिसको दो रोलर्स के बीच से गुजारा जा रहा है, जो कि इस पे प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है। अब ये दो रोलर्स के बीच में जब इसको गुजारा जा रहा है तो इसका जो शेप पहले वो इस तरह से था, अब वो एक शीट या जरूरत पड़ने पर प्लेट के फॉर्म पे हमको आउटपुट साइड में इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट एकदम मतलब बैलेंस्ड शीट या प्लेट के फॉर्म में मिलेगा।
ठीक है। तो ये एक तरह का इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोलिंग, ठीक है। ये दोनों ही में हो सकता है, हॉट वर्किंग में भी हो सकता है, कोल्ड वर्किंग में हो सकता है। जो यहाँ पे हम मेटल यूज कर रहे हैं वो थोड़ा गर्म भी हो सकता है और मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो हमारा ये जो प्रोसेस है वो रोलिंग कहलाएगा। दूसरा एक प्रोसेस होता है फोर्जिंग। फोर्जिंग में भी हम क्या करते हैं, जॉब को ऊपर से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों एक तरह से आप डाई हैं जिस पे प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये प्रेशर हैमर के थ्रू भी हो सकता है, मैनुअल हैमर के थ्रू भी। तो हम इसके ऊपर फोर्जिंग में इस जॉब के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर लगा के हम चाहते हैं कि इस जॉब का जो शेप है वो ऊपर से नीचे की तरफ कंप्रेस हो जाए, ठीक है। तो ये वाला काम हो रहा है। ये वाला प्रोसेस जो है, तीसरा ये जो पिक्चर है ये एक प्रोसेस को बता रहा है जिसको बोलते हैं एक्सट्रूजन। इसके अंदर में यहाँ पे पड़ा हुआ है एक जॉब और यहाँ पे एक ओपनिंग दे रखी है डाई के थ्रू, ठीक है। और हम यहाँ बिलेट से फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं और इसको मजबूर कर रहे हैं कि तुम ये जो ओपनिंग हमने बना रखी है उसके थ्रू तुम निकलो। तो जब ये ऐसे यहाँ से निकलेगा तो ये एक आपका बार बन के निकलेगा। दूसरा एक और तरीका है ड्रॉइंग। ड्राइंग में ये तार वगैरह बनाने के लिए, वायर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी सिमिलरली है। यहाँ पे मेटल का पोर्शन है जिसके ऊपर हम यूं कंप्रेशन का फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर ओपनिंग बना के रखी है जिसके थ्रू ये पुलिंग फोर्स के द्वारा यहाँ पे वायर निकलेगा। ये है डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग में अगेन एक हमारा डाई है वो अवेलेबल है और ऊपर से एक पंच है। अब डाई और पंच इन दोनों के बीच का रिलेशन जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी जो है वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे ऊपर से थ्रू द पंच फोर्स लगा रहे हैं और हमारा डाई के हिसाब से ये जो मटेरियल है रिक्वायर्ड शेप में हमको प्राप्त होगा। तो ये जो बेसिक प्रोसेसेस हैं जिसका इस्तेमाल करके हम मटेरियल को उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं जिस फॉर्म में वो हमको रिक्वायर्ड है। शीट हो, प्लेट हो, वायर हो, है ना, या फिर एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड शेप हो। तो इसके लिए हम ये फॉर्मिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन फॉर्मिंग प्रोसेसेस के अंदर हमने एक वर्ड वहां पे इस्तेमाल किया है फोर्जिंग। तो फोर्जिंग जो है वो उसका इस्तेमाल वर्कशॉप में भी हमारे यहाँ होता है जब हम दो आयरन के राउंड्स को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उसको गर्म करते हैं और उसको हैमर द्वारा पीट के दोनों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो फोर्जिंग क्या है भाई? तो इन फोर्जिंग मेटल एंड अलॉयज आर डिफॉर्म्ड टू द स्पेसिफाइड शेप बाय एप्लीकेशन ऑफ रिपीटेड ब्लो फ्रॉम अ हैमर। ठीक है, उसको पीट पीट के जो हमको शेप चाहिए उस शेप में हम उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ज्यादातर कब किया जाता है? उसको गर्म करके हॉट करने के बाद। ठीक है, लेकिन समटाइम्स कोल्ड फोर्जिंग इज आल्सो डन। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस में जिसके थ्रू हम ग्राउंड कनेक्शन बनाते हैं उसके अंदर ये आता है कि उसके ग्राउंड कनेक्शन के अंदर दो हिस्से होते हैं। ठीक है, सॉलिड जॉइंट का पोर्शन और राउंड का पोर्शन। तो सॉलिड जॉइंट के पोर्शन और राउंड के पोर्शन दोनों को गर्म करने के बाद एक के ऊपर एक रख के और उसको हैमर से पीटते हैं जिससे वो आपस में फोर्ज होके एक मतलब एक रूप में प्राप्त होता है जिससे कि वो कंप्लीट ग्राउंड कनेक्शन का निर्माण होता है। तो फोर्जिंग में जैसा कि देखा कि फोर्स का इस्तेमाल करना आवश्यक है। इसमें हम या तो गर्म भी कर सकते हैं या तो कम भी कोल्ड टेम्परेचर पे भी किया जा सकता है। हालांकि सिग्नल वर्कशॉप में ये गर्म मेटल पीस के पे भी किया जाता है ना। अब क्या है कि इसमें जब हम फोर्जिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो फोर्जिंग के अंदर कई प्रोसेसेस आते हैं। ठीक है, एक जिस नाम दिया गया ऑफसेटिंग। तो ऑफसेटिंग क्या है कि क्रॉस सेक्शन को बढ़ाना और क्या करना, लेंथ ऑफ द वर्क पीस को कम करना है कि जो मटेरियल का जो वॉल्यूम है वो तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो अब अगर आप चाहते हैं कि हम उसके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर उसके लेंथ को हम कम करेंगे। जैसे कि ये जो ऊपर जो
डायग्राम दिखाया गया है, यहाँ भी आप देखिए, यहाँ पे हम जॉब को पीट रहे हैं, तो पीट रहे हैं तो इसकी ये लेंथ जो है वो घट जाएगी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसका वो बढ़ जाएगा। तो ये है एक तरह का काम जिसको बोलते हैं ऑफसेटिंग। अब ड्रॉइंग डाउन, इट इज रिवर्स ऑफ अपसेटिंग। अब इसमें क्या करना है कि लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं और क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा रहे हैं। तो नीचे आपने देखा होगा ड्राइंग में दिया है, वायर का एग्जांपल दिया था, जब हम कोई वायर का निर्माण कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा रहे हैं और उसकी लेंथ को बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया को ड्रॉइंग डाउन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है क्या कि कटिंग, है ना। कटिंग क्या है, अगर एक्स्ट्रा मेटल है उसको हमको हटाना है तो वो वाली जो प्रक्रिया है वो कटिंग कहलाएगी। बेंडिंग ऑफ बार, फ्लैट्स एंड सच मटेरियल्स इज ऑफन डन बाय ब्लैकस्मिथ। अब आपको हमेशा एक सीधे बार का या सीधे फ्लैट का जरूरत पड़ेगा ऐसा तो है नहीं, तो क्या होगा कि आपको उसको बेंड करने की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी क्या करते हैं, जैसे ग्राउंड कनेक्शन भी हमारा है तो बिल्कुल सीधा तो होता नहीं है, उसके एक निश्चित निर्धारित लंबाई पर बेंड रहते हैं। तो इस बेंड करने के लिए भी प्रक्रिया वही है, उसको गर्म करना है, गर्म करके उसको सही शेप के साथ पिटाई करनी है, जिसके बाद वो हमारे वांछित शेप में चला आता है। तो बेंडिंग के लिए भी करते हैं। पंचिंग एंड ड्रिफ्टिंग, पंचिंग मीन्स एन ऑपरेशन इन विच अ पंच इज फोर्स थ्रू वर्कपीस। अब पंचिंग के लिए क्या है कि जनरली काम किया गया, किस तारीख को किया गया अथवा किसने किया, ये इंफॉर्मेशन उसके ऊपर अंकित करनी है। तो ये अंकित करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके ऊपर पंच से पिटाई करनी है। तो ये वाला प्रोसेस भी जो है वो भी फोर्जिंग के अंदर आएगा। जैसा कि हमने कहा था कि जोड़ने का काम जो है वो किया जाता है हम सिग्नल वर्कशॉप में, तो ये 7वें नंबर पर दिया है फोर्ज वेल्डिंग। इसको थोड़ा हाईलाइट, फोर्ज वेल्डिंग के अंदर क्या होता है कि समटाइम्स इट मे become necessary to join two pieces of metal. Forge welding of steel is quite common and consists of heating of two ends of the joint to be joined to white heat, that is 1050 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1150 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रहता है दोनों का, है ना। The two ends of the steels are brought together having previously been given a slight convex shape to the surface under joining. The surfaces are clean, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि दोनों को these are hammered together using borax as flux. ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है कि बोरेक्स का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो बोरेक्स as flux is to prevent the oxidization, है ना, उसको उससे बचाने के लिए, क्योंकि बोरेक्स का जो है मेल्टिंग जल्दी हो जाता है तो वो उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, जिसके वजह से जो जॉइंट जो होता है पोर्शन उसका ऑक्सीडाइजेशन कम होता है और आपका जो जॉइंट है वो प्रॉपर और स्ट्रांग होता है। तो ये क्वेश्चन भी एक बार मतलब कई बार क्या ये मतलब अब क्योंकि वर्कशॉप के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं और आएंगे तो ये क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के कभी ना कभी पूछा ही जाएगा कि फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाए, या तो सीधे बोरेक्स पूछ देगा बोरेक्स का इस्तेमाल क्यों होता है या फ्लक्स का इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल उसके ऑक्सीडाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। अब है क्या कि डाई फॉर्जिंग है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, ओपन डाई फॉर्जिंग, इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग और क्लोज डाई फॉर्जिंग। तो ओपन डाई फॉर्जिंग जो होती है उसके अंदर जो दोनों डाइज हैं वो क्लियर कट कंप्लीटली एक दूसरे के ऊपर पैक नहीं हो जाते हैं। मतलब दोनों के बीच में, जैसे मान लीजिए मुझे ओ शेप बनाना है तो ऐसे हम जोड़ रहे हैं तो दोनों के बीच में एक गैप रहेगा। ठीक है, तो वो होता है ओपन डाई फॉर्जिंग। और क्लोज डाई फॉर्जिंग में क्या होगा कि पूरा एक दूसरे के बीच में कोई जगह नहीं दी जाएगी, कोई अलाउंस नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल एकदम मटेरियल जो है उसके अंदर एकदम बिल्कुल फिट रहेगा। इसके अलावा जो इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमें कोई भी शेप बनाना है तो उस शेप का जो डाई बनाना है उसके दो हिस्से बनाए जाएंगे। ठीक है, आधा हिस्सा नीचे रहेगा, आधा हिस्सा ऊपर रहेगा, और जब दोनों हिस्से एक दूसरे को जोड़ेंगे तब जाके वो कंप्लीट आपका इंप्रेशन जो है वो उसके ऊपर उभर कर आएगा। ठीक है, तो लिखा भी है कि इंप्रेशन डाई फॉर्जिंग में हियर हाफ द इंप्रेशन ऑफ द फिनिश्ड फॉर्जिंग इज संक
or made in the top die, and the other half of the impression is sunk in the bottom die. The process of cutting the impression in a die is called die sinking and is performed on a special kind of machine called die sinking machine. ठीक है, तो डाई जो बनेगा उसको इस तरह से बनाएंगे कि दोनों दो अगर हिस्से होंगे और आधा हिस्सा ऊपर वाले डाई में होगा और आधा नीचे. इन इम्प्रेशन डाई फॉर्जिंग द वर्क पीस इज प्रेस्ड बिटवीन द डाइज as the metal spreads to fill up the cavities sunk in the dies. The requisite shape is formed between the closing dies. ठीक है, अब गर्म करके उसके अंदर उस कैविटीज के अंदर जब वो फिल कर जाएगा तो फिर जो आपको रिक्वायर्ड शेप है वो दोनों के, और जब निकालेंगे तो दोनों पोर्शंस को जब हम हटाएंगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड जो है शेप मिलेगा. अब इसमें एक टर्म आ रहा है यहाँ पे फ्लैश. ठीक है, तो लिखा है क्या कि जब आप दोनों को गर्म करने के बाद दोनों जब बंद करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि जो गर्म मेटल है वो एग्जैक्टली सेम उतने ही वॉल्यूम का होगा जितने कि आपके डाई होंगे, उससे थोड़ा ज्यादा संभावित तौर पर रहेगा ही. तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि सम मटेरियल क्या होगा, फोर्स आउट होगा डाई से. जब वो डाई क्लोज होगा तो कुछ मटेरियल जो है वो गर्म मटेरियल जो है बाहर निकल जाएगा उस डाई के. तो जो ये मटेरियल बाहर की तरफ निकल जाता है उसको हम लोग फ्लैश कहते हैं. ठीक है, द फ्लैश प्रोवाइड सम कशनिंग फॉर द डाइज एज अ टफ स्ट्राइक्स द एनविल. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अगर मटेरियल कम पड़ गया तो आपका जो रिक्वायर्ड शेप है डाई से आप जो बनाना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा. तो थोड़ा अपन हायर साइड में माइन्यूटली रखते हैं जिसके वजह से वो फ्लैश वहां पे बनता है. अगर हम कम मटेरियल रखेंगे तो फिर वो हमारा रिक्वायर्ड शेप ही नहीं बन पाएगा. इस तरह से रोलिंग का प्रोसेस हमने ऊपर देखा ही था. रोलिंग के अंदर दो रोलिंग पोर्शंस होते हैं, वो रोल कर रहे हैं और उसके जो मटेरियल है उसके अंदर पुश किया जा रहा है और पुश करने के बाद जो है हमको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट जो है वो प्राप्त हो रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं है ना, उनमें जो टर्म्स रोलिंग से रिलेटेड हैं, जो रोलिंग के बाद जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो उनके कॉमन नाम है ना. कि कई बार वर्कशॉप में हम लोग खुद भी बोलते हुए बोल जाते हैं, जो प्लेट है उसको शीट बोल देते हैं, जब शीट है उसको प्लेट बोल देते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अ प्लेट इज जनरली 5 mm और थिकर. ठीक है, तो ये वाला जो डेफिनेशन है हमेशा ध्यान रखना है कि 5 mm से कम थिकनेस का जो भी मटेरियल जो अवेलेबल है उसको प्लेट ना बोलें. प्लेट 5 mm से ज्यादा ही थिकर होगी, मतलब 5 mm की प्लेट हो सकती है, 10 mm की हो सकती है. ठीक है, लेकिन 3.15 mm की प्लेट नहीं होगी, 3.15 mm की शीट होगी या 2 mm की शीट होगी, है ना, 1.6 mm की शीट होगी. तो एक इंपॉर्टेंट मतलब ये है जिसको हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं और कई बार कंफ्यूज करते हैं कि प्लेट 5 mm से या से थिकर एटलीस्ट होनी चाहिए. ठीक है, और शीट जो है वो 4 mm से लेसर होगी. ठीक है, अब उसमें दिए हैं कई ब्लूम्स हैं. तो ब्लूम क्या है भाई, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 150 स्क्वायर mm से लेकर 250 स्क्वायर mm तक के बीच में होना चाहिए. सिमिलरली बिलेट है तो बिलेट है वो 50 स्क्वायर mm से 125 स्क्वायर mm होना चाहिए. ठीक है, फॉइल है, फॉइल जो है जैसे हम बोलते हैं ना एल्यूमिनियम फॉइल, वो बहुत ज्यादा थिन, मतलब जिसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल ही माइन्यूट हो, बहुत पतली हो, उस चीज को हम फॉइल बोलेंगे. तो हालांकि सब एक जैसे चतरे की तरह फ्लैट सरफेस दिख रहा है लेकिन उसके थिकनेस के हिसाब से उनके नाम अलग अलग हैं. बार्स आर यूजुअली ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड ऑफ सेवरल मीटर लेंथ. जब हम बार बोलेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लंबे जो है उनको टीएमटी बार जैसे बोलते हैं ना, वहां पे. वायर, अगेन वायर इज अ लेंथ ऑफ स्मॉल राउंड सेक्शन. अभी तक हमने जो देखा वो जैसे ये वाले जो चीजें हैं वो कहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, रोलिंग से रिलेटेड है. अब कुछ चीजें जो हम बना रहे हैं वो डाई पंच असेंबली की मदद से बना रहे हैं. तो डाई पंच असेंबली के अंदर
तीन मेन इसेंशियल पार्ट्स हैं, एक है पंच, ठीक है, एक है डाई और एक है स्ट्रिपर प्लेट, ठीक है। पंच क्या है, वो बोल्टेड होता है रैम में जो मूव कर रहा है, और डाई क्या है, वो मशीन के बेड पे पड़ी होती है, ठीक है। तो डाई के अंदर जनरली गैप होता है, दैट इज लाइक अ फीमेल टूल, और पंच जो है उसके अंदर जो उभार रहेगा, है ना, जहां पे आपको उसका इस्तेमाल करना है। और स्ट्रिपर प्लेट का जो वर्क है कि जब जो होल हमें करना है वो जब हो जाए तो फिर दोनों जैसे जब प्रेस होगा डाई पंच के अंदर तो चांसेस हैं कि वो फिक्स हो जाए, है ना, प्लेट जो है उसके साथ ही उठ के चला जाए। तो इसको रोकने के लिए ये जो स्ट्रिपर प्लेट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। when the punch descends it sears the metal sheet। जब पंच को नीचे हम लाते हैं तो वो मेटल शीट को काट देता है, ठीक है। अब इसके द्वारा जो होल का निर्माण होता है, ठीक है, कई बार हमको उस होल की जरूरत होती है, ठीक है, हमको होल बनाने के लिए हमने ये प्रोसेस किया होता है, तब तो ये वाला जो है प्रोसेस है वो पंचिंग कहलाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी चदरे में से हम जो काट रहे हैं जिस पोर्शन को, हम उसको होल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको वो पोर्शन काटने की रिक्वायरमेंट है जो हम काट रहे हैं उस चदरे में से या प्लेट में से। तो जब हमारा रिक्वायर्ड जो है डिजायर्ड आउटपुट जो है वो कट के अलग हो रहा है ना, तब हम उसको बोलते हैं पंचिंग, ठीक है। यहाँ पे दिया है अच्छे से एग्जांपल इसका, सॉरी उसको बोलते हैं ब्लैंकिंग, जब हमारा डिजायर्ड आउटपुट जो है वो कट के अलग हो रहा है तब उसको ब्लैंकिंग बोलते हैं। और जब हमारा जिस होल में काटना हमारा डिजायर्ड आउटपुट है तब हम इसको पंचिंग बोलते हैं। द होल पंच थ्रू हैज द सेम प्रोफाइल एज द पंच। जो कटेगा होल उसका किस तरह का प्रोफाइल रहेगा, वो पंच की तरह रहेगा। इफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द शीट मेटल इज द यूजफुल पार्ट, ठीक है, मतलब कट जाने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा है अगर वो हमारा यूजफुल पार्ट है, द punched out portion is thrown away as scrap। in this case the operation is called punching। अगर कटने के बाद बचा हुआ पोर्शन हमारा यूजफुल पार्ट है तब इस ऑपरेशन को हम पंचिंग कहेंगे। However, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है खास करके ब्लैंकिंग के बारे में, क्योंकि पंचिंग सबको पता है, तो ब्लैंकिंग के बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लैंकिंग में क्या होता है, which part is the important part in blanking। However, if the punched out portion is the useful part, the operation is termed blanking and the punched out piece is referred to as blank, ठीक है। अब अगेन जो ब्लैंक का साइज है वो किससे डिसाइड होगा, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द होल ऑफ द डाई। अब डाई में जितना जैसा होल होगा कट के भी वही पोर्शन आने वाला है, सो दैट इज द होल ऑफ द डाई विल डिसाइड द शेप एंड साइज ऑफ द ब्लैंक। आपका हाँ नहीं चल रहा है अभी तो चलेगा। नाउ द नेक्स्ट एक दिन में खत्म होने वाली चीज है बेंडिंग। अब इसके अलावा जो एक प्रोसेस हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है, मतलब हर एक वर्कशॉप में ही होगा, कि आप जो शीट है वो रिक्वायर्ड या प्लेट है वो रिक्वायर्ड शेप में नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं मोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए जो डिफॉर्मेशन हम लोग ला रहे हैं, मोड़ रहे हैं, उसको हम बेंडिंग कहते हैं। अब बेंडिंग तो नॉर्मली बोलते समय सबको मालूम है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे एक और टर्म आ जाएगा, वो होगा स्प्रिंग बैक। जैसे कि आपने एक मेटल को बेंड किया तो लेकिन वो मेटल की जो नॉर्मल जो उसके जो ये स्थिति है वो फ्लैट थी, तो वो चाहेगा कि वो वापस से बेंडिंग फोर्स को अपोज करके, है ना, उसको उसकी इलास्टिसिटी की वजह से वो अपनी पोजीशन को रिट्रीव करना चाहेगा। तो ये जो प्रक्रिया है कि अपनी इलास्टिसिटी की वजह से जब कोई मटेरियल बेंडिंग का जो प्रोसेस है उसको अपोज करके अपने पुनः अपनी स्थिति में आने की जो प्रवृत्ति दिखाता है, तो ये जो प्रक्रिया उसको कहते हैं स्प्रिंग बैक। अब स्प्रिंग बैक से बचने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो कई बार थोड़ी ओवर बेंडिंग करते हैं, जितनी आवश्यकता है उससे थोड़ा ज्यादा मोड़ते हैं, ताकि अगर ये स्प्रिंग बैक हो भी तो भी जो हमारा रिक्वायर्ड बेंडिंग है वो
हम लोगों को मिले। ये सब जो फॉर्मिंग प्रोसेसेस हमने देखे, जिससे कि हमने शेप का बदलाव किया, गर्म करके, ठंडे करके, जो रोलिंग है या बेंडिंग है, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैं। अब इसके अलावा भी कई प्रोसेस जो मेजर प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग अपना मटेरियल का शेप बदलते हैं, उसको कहते हैं, वो और बहुत पॉपुलर प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग की जानकारी मनुष्य को सदियों से है, मतलब उनको हमें मालूम है कि हम किसी भी मेटल को यदि गर्म कर दें, गर्म करके बिल्कुल पिघला दें और उसको एक रिक्वायर्ड शेप में हम मोल्ड में हम डाल दें, तो वो ठंडा होने के बाद उसके आकार को पकड़ लेगा। ठीक है, तो कास्टिंग प्रोसेस है द मैन्युफैक्चर ऑफ अ मशीन पार्ट बाय हीटिंग अ मेटल और alloy above its melting point and pouring the liquid metal or alloy in a cavity approximately of the same shape and size as the machine part is called casting process. क्लियरली किसी भी मेटल या अलॉय को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा गर्म करके और फिर उसको पोर करना है, कहाँ पे कि उसको कैविटी में, जहाँ पे वो ठंडा होगा, और ठंडा होने के बाद हमारा रिक्वायर्ड शेप और साइज में आएगा, तो इस प्रोसेस को हम कास्टिंग कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द लिक्विड मेटल कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इट एक्वायर्स द शेप एंड साइज ऑफ द कैविटी एंड रिजेंबल्स द फिनिश्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है कि कास्टिंग, जहां पे ये कास्टिंग का प्रोसेस होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फाउंड्री। तो वर्कशॉप में अब जो उपलब्ध फाउंड्री है उसके अंदर केवल नॉन मेटल चीजों की कास्टिंग होती है ना। फेरस जो है कास्टिंग लगभग अधिकतर वर्कशॉप से खत्म हो गया है, मुझे लगता है शायद गाजियाबाद में है, एक आध जगहों को छोड़ के वो जो फाउंड्री है वो हर जगह पे बंद हो चुकी। तो अब कास्टिंग में क्या क्या चीजें हैं, वो है कि स्टेप्स जो है वो है प्रिपरेशन ऑफ ए पैटर्न। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ए मोल्ड विद द हेल्प ऑफ द पैटर्न, उसके बाद मेल्टिंग ऑफ मेटल और अलॉय इन अ फर्नेस, pouring of molten metal into mold cavity, उसके बाद breaking the mold to retrieve the casting, और उसके बाद cleaning the casting and cutting of riser runners etc, और उसके बाद inspecting the casting। तो है, सबसे पहले है कि पैटर्न बनाना, हमको कौन से शेप का मटेरियल चाहिए, तो जिस शेप का भी मटेरियल चाहिए तो सबसे पहले तो उसका पैटर्न बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका पैटर्न बनाएंगे। तो पैटर्न क्या होता है कि वो है रेप्लिका ऑफ कास्टिंग रिक्वायर्ड, है ना, मतलब जो कास्टिंग हमको चाहिए उसका ही प्रतिरूप है वो पैटर्न है। ठीक है, अब है कि ये लगभग होता है किसकी तरह, फाइनल प्रोडक्ट की तरह, बट एग्जैक्टली नहीं होता है। एग्जैक्टली क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें अभी फाइनल प्रोडक्ट बनते समय कई परिवर्तन आएंगे, उसमें कुछ मशीनिंग की जाएगी या कहीं से कुछ फिटिंग्स के दौरान कुछ मेटल को हटाया जाएगा, स्क्रैपिंग की जाएगी, तो इसलिए वो लगभग फाइनल प्रोडक्ट के जैसा होता है, एग्जैक्टली नहीं होता है। ठीक है, अब है क्या कि पैटर्न बना लिया, और उसके बाद दूसरा जो प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ मोल्ड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। अब इस पैटर्न का इस्तेमाल हम करेंगे मोल्ड बनाने में। अब मोल्ड बनाना है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए भाई, जनरली वेट सैंड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं मोल्ड बनाने में। ठीक है, द मोल्ड इज प्रिपेयर्ड इन वेट सैंड टू विच सम बाइंडर इज एडेड, जैसे बाइंडर के तौर पे मोलासेस वगैरह का इस्तेमाल जो है किया जाता है, ताकि क्योंकि जो सैंड है उसके अंदर जो कोहेसिवनेस है वो उतनी ज्यादा नहीं है, बालू एक दूसरे को नॉर्मल अवस्था में उतनी आसानी से पकड़ के नहीं रख सकता है, परंतु उसके अंदर क्ले और मोलासेस वगैरह मिला देते हैं, तब उसके अंदर की जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रॉपर्टीज के बारे में, कि जो हम मोल्ड बना रहे हैं उस मोल्ड में एक दूसरे को आपस में पकड़ के रखने की जो गुण है उसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं कोहेसिवनेस। ठीक है, और
वही मोल्ड का जो पैटर्न का दीवार है उससे जब चिपक जाएगा, उससे जो चिपकने का जो उसका गुण है उसको क्या कहेंगे, तो उसको एडहेसिवनेस कहते हैं। तो इन दोनों पे भी क्वेश्चंस संभव है कि पूछे जाएं। ठीक है, तो मोल्ड इज प्रिपेयर्ड इन वेट सैंड टू विच सम बाइंडर इज एडेड टू होल्ड सैंड पार्टिकल्स टुगेदर। द पैटर्न इज देन विथड्रॉन फ्रॉम इनसाइड द सैंड मोल्ड in such a manner that the impression oblique cavity made in the mold is not damaged or broken in any way। अब पैटर्न लिया, पैटर्न के साथ की मदद से मोल्ड बना दिया, मोल्ड बनाने के बाद हम पैटर्न को विड्रॉ कर लेंगे। तो पैटर्न को जब हम विड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि उस मोल्ड में कैविटीज जो हैं वो प्रॉपरली रह जाएंगी, क्योंकि अगर हमको बिल्कुल एक सपाट शेप का कोई चीज बनाना हो तब तो कोई प्रश्न ही, कोई प्रॉपर समस्या ही नहीं है। लेकिन हमको जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होता है, जैसे गणेश जी की मूर्ति बनानी है, तो जहां पे उनके सूंड का या पेट का उभार है वो आना चाहिए, जहां बाकी शरीर है वो नीचे जाना चाहिए। तो वो जो कैविटीज जो अप एंड डाउन हैं वो हमारे पैटर्न के हिसाब से, जब हम पैटर्न विड्रॉ करेंगे तो मोल्ड इस तरह से होना चाहिए कि वो सारे जो हैं वो उसके अंदर आए। ठीक है, तो जब पैटर्न को विड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर कैविटी जो है वो बना रहना चाहिए। अब उस कैविटी के अंदर हम लोगों को क्या करना है कि जो गरम अलॉय है उसको डालना होगा। ठीक है, अब इन सब चीजों में बोला है कि पैटर्न बनाते समय पैटर्न के साथ कुछ अलाउंसेस देने पड़ते हैं। एग्जैक्ट जो साइज चाहिए वो ही साइज हम नहीं दे सकते, क्योंकि एग्जैक्ट साइज देंगे तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा वो जो हम रिक्वायर कर रहे हैं वो नहीं बनेगा। और दूसरी बात है कि अलाउंसेस कुछ तो एरर भी होंगे तो उसका भी अलाउंस देना पड़ेगा। तो सबसे पहले है कि श्रिंकेज अलाउंस। तो श्रिंकेज अलाउंस क्या है भाई, है ना, कि क्या होता है कि जब मेटल गर्म है तब वो फैला हुआ है, जब वो ठंडा होगा तब फिर वो सिकुड़ेगा। तो जो सिकुड़ने के का जो अलाउंस है हम लोगों को पहले ही ये पता है कि वो सिकुड़ेगा, तो हम जब मेटल पोर कर रहे होंगे तो उसका अलाउंस जो है हम कंसीडर पहले से करेंगे। सिंस मोस्ट मेटल्स श्रिंक इन वॉल्यूम व्हेन सॉलिडिफाइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट एंड अगेन ऑन कूलिंग, इट इज ऑब्वियस दैट द पैटर्न शुड बी मेड स्लाइटली लार्जर देन द साइज ऑफ द फिनिश्ड कास्टिंग। तो जिसकी कास्टिंग चाहिए उसके थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट जो कास्टिंग है उसी के हिसाब का पैटर्न बनाएंगे तब क्या होगा कि उस पैटर्न से बना हुआ जो हमारा शेप है उस सिकुड़ने के बाद हमारा एग्जैक्ट रिक्वायर्ड जो कास्टिंग होगा उससे सिकुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसके लिए हम लोगों को अलाउंस लेना पड़ेगा। तो ये अलाउंस है लगभग 1% है आयरन के लिए और 1.6% है एल्यूमिनियम के लिए। तो इस अलाउंस को बोलते हैं श्रिंकेज अलाउंस। ठीक है, उसके अलावा कई बार जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो कई बार फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो उसकी मशीनिंग की जाती है जिससे कि वो प्रॉपरली जो हम जिस तरह का जिस गुणवत्ता का हम फिनिश्ड प्रोडक्ट चाहते हैं वो मिले। ठीक है, तो इसके लिए 1.5 to 2.5 थिकनेस मटेरियल का हम उसके ऊपर कास्टिंग के ऊपर छोड़ देते हैं मशीनिंग करने के लिए। तो ये जो अलाउंस हम छोड़ेंगे है ना वो होगा मशीनिंग अलाउंस। ठीक है, अब है क्या कि एक और जो अलाउंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कहलाता है ड्राफ्ट अलाउंस। अब ड्राफ्ट अलाउंस क्या है कि इट फैसिलिटेट्स विड्रॉल ऑफ पैटर्न फ्रॉम द मोल्ड। It is provided on vertical surfaces. The idea is to give an inclination of 2 to 3 degrees to vertical surfaces so that by lifting the pattern, the upper surface is wider and withdrawing the pattern will provided will not damage the sand mold. जब हम पैटर्न को निकाल रहे हैं तो ऊपर वाले हिस्से पे चांसेस हैं कि निकालते समय डैमेज होने के। तो इस डैमेज को बचाने के लिए जो अलाउंस दिया जाता है वो कहलाता है ड्राफ्ट अलाउंस। ठीक है, तो ये जो इंक्लाइनेशन 2 से 3 डिग्री की वर्टिकल सरफेस में हम देते हैं सो दैट कि हम जब पैटर्न को मोल्ड से निकाल रहे हो तो किसी तरह की मोल्ड को क्षति ना हो, तो हम इसको बोलेंगे ड्राफ्ट अलाउंस।
अब जो हम मोल्ड सैंड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो मोल्ड बनाने के लिए जब हम जो भी इस्तेमाल करें मटेरियल उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। अब मोल्ड है, मोल्ड बना, मोल्ड के ऊपर क्योंकि हम गर्म धातु को पिघला के उसके अंदर डालने वाले हैं और जो मोल्ड है वो हाई टेम्परेचर को बियर ही नहीं कर सकता है, तो बियर नहीं कर सकता है तो ये मोल्ड तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो है रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को जिसके अंतर्गत जो मोल्ड है वो हाई टेम्परेचर को बियर करता है उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरीनेस। और उसके बाद है परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी क्या है, अब जब हम मोल्ड बनेगा, मोल्ड तो बन गया, अब जब उसके अंदर पोर होगा गर्म धातु, तो जी गर्म धातु जब पोर होगा तो फिर क्या होगा उसके थ्रू कि गैसेस जो हैं वो भी उसके अंदर से निकलेंगी, तो उस गैसेस को निकलने का रास्ता होना चाहिए, निकलना अलाउ करना चाहिए, उस को परमिएबिलिटी कहेंगे। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। तो ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में, परमिएबिलिटी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि वो गैस को और वाटर वेपर को निकलने दे, इस प्रॉपर्टी को ग्रीन बोलते हैं, ग्रीन सैंड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मतलब उसकी जो जब वो उसको हमने बना दिया तो उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो टिक के रहे, अदरवाइज मोल्ड खुद ब खुद टूट जाएगा। तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। गुड फ्लोएबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। फ्लोएबिलिटी मतलब उसके अंदर जब डाला जाए तो फ्लो ऑफ जो मोल्टेन मटेरियल है वो आसानी हो, इसके कॉर्नर इतने शार्प वगैरह नहीं होने चाहिए कि आगे जो पिघले हुए धातु को जाने ही नहीं दे, तो दैट देयर शुड बी गुड फ्लोएबिलिटी। और उसके बाद गुड कोलैप्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब एक बार जब ठंडा हो गया तो हमको निकालना है, अब वो मोल्ड जो है इतना कड़ा है कि वो अब टूट ही नहीं रहा है, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो उसकी गुड कोलैप्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। कोहेसिवनेस, अभी हमने चर्चा की कि सैंड ग्रेन जो भी मोल्ड है उसके ग्रेन जो है आपस में एक दूसरे को चिपक के स्टिक रहे, है ना, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कोहेसिवनेस। तो कोहेसिवनेस होनी चाहिए अच्छी, ठीक है। एडहेसिवनेस, द एबिलिटी ऑफ सैंड टू स्टिक टू अदर बॉडीज, उसको हम लोग कहते हैं कि एडहेसिवनेस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये भी प्रॉपर्ली नहीं हुई तो जो हम पैटर्न बनाएंगे उसके दीवार से ये प्रॉपर्ली स्टिक ही नहीं होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब क्या है कॉम्पोजिशन के बारे में, कि जो प्रॉपर मोल्डिंग है उसके लिए क्या कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। तो बालू 75%, क्ले 10 to 15%, है ना। बेंटोनाइट अगर रिक्वायर्ड है, ठीक है, जनरली उसके बारे में नहीं करते अपन, 10 से 15% क्ले है, कोल्ड डस्ट 5 to 10% और मॉइस्चर रहता है 6 to 8%। सो दैट इज द जनरली कॉम्पोजिशन ऑफ हमारा जो क्ले है उसका। उसके बाद गेट्स, रनर्स एंड राइजर्स, ठीक है। अब इसके पहले एक डायग्राम नीचे दिखा था शायद, ये देखिए ये वाला पिक्चर है, इसको अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसके अंदर क्या है कि ये मोल्ड कैविटी है। तो बेसिकली अब जब हमने जो अभी तक चर्चा की कि हम गर्म करते हैं और फिर उसको कैविटी में डाल देते हैं और वो रिक्वायर्ड शेप का हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसी तरह से डायरेक्ट मोल्ड कैविटी में डालेंगे तो क्या होगा कि ये मोल्ड कैविटी डायरेक्ट जो है पोर करेंगे जब हम उसके अंदर गर्म धातु, तो ये मोल्ड कैविटी डैमेज हो जाएगी, डैमेज होने की संभावना है, जिसकी वजह से कि हमारा शेप जो है वो बिगड़ जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट उसको कैविटी के अंदर नहीं डालते हैं,
बल्कि उसको एक सिस्टम, एक तरीके के से डालते हैं। इस पूरे सिस्टम को गेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये जो गेटिंग सिस्टम है, इसमें मोल्ड कैविटी है। मोल्ड कैविटी में आने से पहले यहाँ पे सबसे पहले एक पोरिंग बेसिन है। तो जब हम गर्म धातु डालते हैं वो इसके थ्रू होके आएगा और आने के बाद वो एक नली के थ्रू होते हुए यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं, इस जो नली जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं हम रनर, ठीक है। तो जो पोरिंग जो है यहाँ से डाला गर्म, और ये जो है रनर इतना स्मूथ होना चाहिए कि ये गर्म धातु है आराम से बिना किसी टर्बुलेंस के आसानी से यहाँ पास करता जाए और गर्म अवस्था में ही हमारी मोल्ड कैविटी तक पहुंचे। अब मोल्ड कैविटी तक पहुंच तो गया गर्म अवस्था में, लेकिन कई बार ऐसा होगा जैसे कि पहले मतलब डिस्कस किया गया कि श्रिंकेज हो जाता है। तो श्रिंकेज हो जाता है तो अगर इसके अंदर जो मटेरियल है अगर वो श्रिंक कर गया तो भी छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर एक राइजर दिया हुआ है, जो गर्म जो धातु है वो यहाँ से होते हुए थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा, ठीक है, ताकि ये जो मोल्ड कैविटी है वो कंप्लीट भरा रहे। और ये राइजर जो है यहाँ पर इसको थोड़ा गर्म रखने की व्यवस्था की रहती है कि जब जब जैसे मोल्ड थोड़ा ठंडा होगा और ये सिकुड़ेगा तो भी ये गर्म पोर्शन जो है यहाँ पे राइजर के पास ये पिघला हुआ धातु को अंदर प्रोवाइड कर दे, ताकि जो श्रिंकेज के द्वारा जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो पाए। तो राइजर का जो मेन इस्तेमाल है वो क्या है, श्रिंकेज वगैरह को बचाना। और ये जो कंप्लीट सिस्टम है गेटिंग सिस्टम, उसका इस्तेमाल क्या है कि हमारा जो मोल्ड कैविटी है उसको बिना डिस्ट्रॉय हुए, बिना प्रभावित हुए हमारा जो है काम कास्टिंग का वो प्रॉपर्ली चल सके। The passage provides the mold through the passage provided in the mold through which the molten metal will flow into the mold cavity is known as the gating system. It is provided by scooping out stand in the drag box to cut the necessary channel. The top of the runner hole in the cope is widened into a pouring machine. मतलब वही बातें हैं। और राइजर का क्या इस्तेमाल है वो इम्पोर्टेंट है कि एक तो है कि मोल्ड कैविटी के बारे में मतलब भर गया कि नहीं मोल्ड कैविटी, इसके बारे में हम लोग को एक विजिबल इंडिकेशन मिल जाता है, क्योंकि राइजर में अगर मेटल आया है तो निश्चित तौर पर हमारी मोल्ड कैविटी भर गई होगी। और दूसरा है कि प्रोवाइड्स अ रिजर्वायर टू फीड द श्रिंकेज कॉज एज द कास्टिंग प्रोग्रेसिवली सॉलिडिफाइज एंड कूल्स, ठीक है। तो ये राइजर का इस्तेमाल है, उपयोगिता है, सॉरी। कास्टिंग डिफेक्ट्स। अब कास्टिंग जो हम करते हैं उसके अंदर कई तरह के डिफेक्ट्स सब कुछ के बावजूद भी आ जाता है, ठीक है। तो क्या क्या डिफेक्ट आ जाते हैं, तो ब्लो होल्स हैं। तो ब्लो होल्स हैं क्या, सरफेस के ऊपर हवा का घुस जाना, ज्यादा हिला डुला दिया आपने मोल्ड को, है ना, इम्प्रॉपर वेंटिंग, मतलब उससे हवा निकलने की जो हमारा पैटर्न के बाद जो मोल्ड बनता है उसको हवा निकलने की जगह दिया भी था ना, पोरोसिटिविटी होनी चाहिए, एयर्स के गैसेस वगैरह निकलने की जगह होनी चाहिए। सपोज कीजिए मोल्ड के अंदर नहीं हुई तो गैसेस नहीं निकल पाएंगी तो ठंडा होने के बाद वो हमारा जो तैयार मोल्ड है उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप हो जाएगी तो वो ब्लो होल्स बनाएंगी। मॉइस्चर अगर बहुत ज्यादा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब वजहों से ब्लो होल्स बन जाते हैं। फिर श्रिंकेज कैविटी है, जैसे कि मैंने बताया ठंडा होने पर श्रिंक होना ही है। अगर श्रिंक हो गया और इसका कोई प्रॉपर इंतजाम करके नहीं रखा है तो भी प्रॉब्लम होगी। मिश्रण है क्या कि अगर जो हमारी कैविटी है मोल्ड कैविटी वो प्रॉपरली फिल ही नहीं हुई है तो भी हमारा ये हो जाएगा, है ना। फिर है कि कोल्ड सेट इज फॉर्म within a casting when the molten metal from two different stream meet without complete fusion. अब मोल्ड के अंदर अलग अलग रास्तों से होके गर्म धातु आ रहा होगा। अब वो कहीं जो है अलग अलग रास्ते से आते समय अगर उनका तापमान अलग अलग हो गया और वो अलग अलग टेम्परेचर पे आके मिले तो क्या होगा, प्रॉपर फ्यूजन होगा नहीं। और फ्यूजन होगा नहीं तो जिस वजह से वो एक डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसको कोल्ड शट कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, मिसमैच। दो पोर्शन है, ऊपर अपन ने देखा था कोप और ड्रैग।
ऊपर के डायग्राम में दो पोर्शन दिखाई दे रहे थे, ऊपर वाले को हम लोग कोप बोलते हैं और नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। अब ये कोप और ड्रैग बना तो दिया, लेकिन दोनों पोर्शंस के बीच में मिसमैच है। अगर ऐसा मिसमैच रहा तो भी प्रॉपर हम लोगों का कास्टिंग नहीं हो पाएगा। ठीक है। ड्रॉप, दिस हैपेंस व्हेन पोर्शन ऑफ द मोल्ड सैंड फॉल्स इनटू द मोल्टन मेटल। अब क्या है कि आपने बनाया तो बढ़िया मोल्ड, लेकिन वो क्या हुआ, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो गिर गया मोल्टन मेटल के अंदर, तो फिर आपका जो है वो खराब हो गया। ठीक है। स्कैब, द डिफेक्ट अकर्स व्हेन द पोर्शन ऑफ अ फेस ऑफ मोल्ड लिफ्ट्स और ब्रेक्स डाउन एंड द recess is filled up by molten metal. तो सिमिलरली इस तरह के प्रॉब्लम्स जो हैं वो आते रहते हैं। अब क्या है कि सैंड कास्टिंग तो इस्तेमाल किया ही जा रहा है, लेकिन अब मास प्रोडक्शन करना है। ठीक है। मास प्रोडक्शन अगर करना है तो मोल्ड को बार बार नहीं बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि जो सैंड का जो मोल्ड है उसकी जगह पर, ठीक है, एक मेटल मोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब मेटल मोल्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, तो फिर इस टाइप की कास्टिंग को हम डाई कास्टिंग कहेंगे। ठीक है। डाई क्या होता है? डाई इज इसेंशियल अ मेटल मोल्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ठीक है। और डाई में क्या होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक पोर्शन फिक्स होता है और अदर पोर्शन जो होता है मूवेबल होता है। टुगेदर दे कंटेन द मोल्ड कैविटी इन ऑल द डिटेल्स। और ये एक फिक्स हिस्सा और एक मूवेबल हिस्सा, और इन दोनों को मिला के जो जब दोनों एक साथ बैठ जाते हैं तो वो जो पूरा हमको जो मोल्डिंग करनी है, जो पर्टिकुलर जो कास्ट करना है, वो कंप्लीट मोल्ड कैविटी का सारा इंफॉर्मेशन दोनों के बीच में आ जाता है। तो दोनों को क्लैंप कर लेते हैं। आफ्टर क्लैंपिंग लॉकिंग द टू हाफ द डाई टुगेदर मोल्टन मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू द डाइज। ठीक है। दोनों को प्रॉपर सेट करके और फिर सेट करने के बाद उनके अंदर मोल्टन मेटल जो है वो डाला जाता है। ठीक है। अब क्या है कि अगर ये डालते समय हम लोग ग्रेविटी के फोर्स का इस्तेमाल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहे हैं, वो फिल करते जा रहा है, तब तो इस तरह की कास्टिंग को हम ग्रेविटी डाई कास्टिंग कहेंगे। और कहीं ऐसा हुआ कि हम लोग प्रेशर का इस्तेमाल करके तब उस मोल्ड को फिल कर रहे हैं, ठीक है, तब फिर वो प्रेशर डाई कास्टिंग कहलाएगा। इसमें भी है दो तरह के प्रोसेस फर्दर हैं, हॉट चेंबर प्रोसेस और लो चेंबर प्रोसेस, कोल्ड चेंबर प्रोसेस। हॉट चेंबर प्रोसेस में क्या है कि 35 मेगापास्कल तक का फोर्स लगाना है और जो जो हमारा चैम्बर है वो गर्म रहेगा, जबकि कोल्ड चैम्बर प्रोसेस में जो हमारा चैम्बर है वो गर्म नहीं किया जाएगा और 150 मेगापास्कल तक का जो है फोर्स हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। डाई कास्टिंग का एडवांटेज बोल ही दिए कि ये बार बार एक सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट्स को मास प्रोडक्शन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो और नुकसान क्या है भाई? इनिशियल कॉस्ट महंगा होगा क्योंकि आपको डाई बनाना पड़ेगा, डाई महंगी बनेगी क्योंकि मिट्टी की डाई आसानी से, मतलब मिट्टी का जो मोल्ड है वो कम खर्चे में बन जाता है और इसकी डाई जो है वो महंगी आएगी। फिर अगेन इसके एडवांटेज में होगा कि हाई क्वालिटी डिफेक्ट फ्री कास्टिंग होगी, क्योंकि मोल्ड में हमने बोला कि जैसे मोल्ड टूट के गिर जाएगा, ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं इसके अंदर होने वाली नहीं है। तो कास्टिंग जो है वो गुड, बढ़िया, अच्छे सब क्वालिटी की होगी और फिनिश प्रोडक्ट का भी जो डायमेंशन है वो भी बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से हमारा जो प्रोसेस है कास्टिंग का वो हम लोगों ने देखा। लास्ट जो बट नॉट द लीस्ट, मशीनों से रिलेटेड चीजें भी पूछी गई थी लास्ट टाइम जो हमारा एग्जाम हुआ, उसमें खास करके लेथ्स के बारे में पूछ लिया गया था, है ना, कि मतलब एक्चुअली में एग्जैक्ट लेथ क्या है ऐसे नहीं डिफाइन किया गया था, वो पूछ लिया था कि अगर जो मशीन है उसके अंदर आपका टूल स्थिर है और जॉब मूव कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो कौन से टाइप के मशीन में ऐसा होता है।
और उसके बाद ये भी पूछ दिया गया था कि जो ड्रिल होता है वो कहाँ पे लेथ मशीन के अंदर लगा होता है। तो यहाँ पे एक लेथ मशीन का हमने एक लगाई है फोटो। इसके अंदर आप देख सकते हैं, आपको लेथ के जो है वो विभिन्न पार्ट दिखाई देंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो हेड स्टॉक कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है टेल स्टॉक कहलाता है, ठीक है। ये हेड स्टॉक का सेंटर और ये टेल स्टॉक है ना। ये टेल स्टॉक का मेन काम है उसको सेंटर प्रोवाइड करना जॉब को, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है वो पोर्शन कैरेज है, ठीक है। और कैरेज का काम है कि टूल पोस्ट को मूव करना, आगे पीछे जो जिस भी तरीके से है ना उसको मूव करना, ठीक है। ये आगे भी जाएगा और परपेंडिकुलर भी, क्रॉस फीड भी इसको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो तरह के दिए गए हैं, ये देखिए ट्रैवर्सिंग व्हील है आगे पीछे ले जाने के लिए, ठीक है। दूसरा ये यहाँ पे क्रॉस स्लाइड भी दिया गया है, क्रॉस फीड देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे टूल पोस्ट है, ठीक है। और ये गियर बॉक्स कंट्रोल है, गियर्स कहाँ पे इंगेज करने हैं, किस स्पीड से जाना है उसको उस हिसाब से, ठीक है। ये वाला फीड बॉक्स है, फीड प्रोवाइड करेगा किस स्पीड से आपकी कटिंग का काम होगा उसके लिए, ठीक है। और ये वाला पोर्शन डेड सेंटर, ठीक है। टेल स्टॉक जो है, जैसा कि मैंने कहा, टेल स्टॉक का कोई खास ज्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है, ड्रिलिंग में होता है और सेंटर प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो सेंटर प्रोवाइड करने के लिए जब ये जो है सेंटर जॉब के साथ मूव करेगा तब ये मूविंग सेंटर होगा। और ये जो पोर्शन है अगर जॉब के साथ मूव नहीं करेगा मतलब ये स्थिर रहेगा और जॉब को खाली बस सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होगा, तो यहाँ पे लुब्रिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जॉब जो है वो गर्म ना हो। और उस टाइप का जो सेंटर कहलाएगा कि ये जब मूव नहीं कर रहा हो तो उसको डेड सेंटर कहते हैं। अब मशीन वगैरह सब कुछ इंस्टॉल्ड है, ठीक है। उसी के अंदर चक है जिसके अंदर हमको अपना जॉब को बांधना है। राइट हैंड साइड में है, ठीक है। इट कैन स्लाइड along the guideway provided on the bed and may be brought nearer to the headstock, ठीक है। हेडस्टॉक के नजदीक लाया जा सकता है जरूरत पड़ने पर, क्योंकि उससे उसको जॉब को पकड़ के और सेंटर प्रोवाइड करने का उसका काम है, ठीक है। इफ द सेंटर रोटेट्स along with the वर्क पीस, अगर जो सेंटर है किसका, टेल स्टॉक का, वो भी वर्क पीस के साथ रोटेट करता है तब इसको लाइव सेंटर कहते हैं। लेकिन अगर टेल स्टॉक का सेंटर जो है वो स्टेशनरी रहता है और केवल वर्क पीस रोटेट करता है तब उस तरह के सेंटर को डेड सेंटर कहते हैं, ठीक है। और लिखा है यहाँ पे कि द conical tip of the center has to be lubricated with grease to reduce the friction between the tailstock center and the workpiece, क्योंकि जॉब घूमेगा और अगर वो नहीं घूमा तो दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा। The size of lathe is specified by the distance between the, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइज ऑफ जो लेथ है वो कैसे डिसाइड होती है ना। लेंथ जो है वो कैसे, क्या लेथ मतलब लेथ
किस साइज का, कैसे पता चलेगा? तो द साइज ऑफ द लेथ इज स्पेसिफाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन हेड स्टॉक चक एंड द टेल स्टॉक सेंटर। ठीक है, दिस इज द, अब ये क्यों है भाई? क्योंकि दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट जॉब विच कैन बी अकोमोडेटेड और मशीन्ड ऑन द लेथ। क्योंकि अब टेल स्टॉक का जो ये है और चक है, इन दोनों के पोजीशन का जो मैक्सिमम दूरी है, उतनी ही लंबी जो मैक्सिमम जो जॉब है उसको वो मशीन, वो लेथ जो है वो मशीन कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा अब क्या है, अब वो तो हो गया लंबाई में। अब चौड़ाई में यानी विड्थ में कितने को कर सकता है कि इन एडिशन द स्विंग ऑफ लेथ इज स्पेसिफाइड एज, दिस इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द चक सेंटर एंड द लेथ बेड। तो the size of length is specified by the distance, हाँ, उसके अलावा दूसरा क्या है, स्विंग ऑफ लेथ। तो स्विंग ऑफ लेथ क्या है कि वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द चेक सेंटर एंड द लेथ बेड। मतलब एक्चुअल में इसका कहने का मतलब कि लंबाई मुझसे निकल गई और चौड़ाई, जितना इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम रेडियस का जॉब वर्क जो है जिसको टर्न किया जा सकता है उस मशीन पे, ये दोनों ही इंफॉर्मेशन हमें बताते हैं कि हमारी लेथ मशीन का साइज। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ऑपरेशन किए जा सकते हैं लेथ मशीन पे। टर्निंग की जा सकती है, फेसिंग की जा सकती है, टेपर टर्निंग की जा सकती है, ठीक है, पार्टिंग की जा सकती है, बोरिंग की जा सकती है, थ्रेडिंग की जा सकती है, नर्लिंग की जा सकती है। तो ये सब क्या है? तो टर्निंग है कि किसी के डायमीटर को चेंज करना। कोई जॉब लिया, जॉब के डायमीटर को हमको चेंज करना है, तो उसके लिए अपन ने टूल लगा दिया और जैसे जैसे फीड आगे बढ़ेगी तो उसका डायमीटर हम कम करते जाएंगे। फेसिंग क्या है? तो किसी भी सरफेस का मतलब उसको एक कटिंग टूल यहाँ पे लगा दिया और फिर उसके फेस को हम एक प्लेन पे ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपने टूल लगा दिया और यूं उसके टूल के सापेक्ष हमारा जॉब जो ऐसे मूव करता चला जाएगा। तो ये टूल जो है उसके फेस को पूरा क्लियर करके एक पैरेलल, एक कंप्लीट नॉर्मल फेस हमें दे पाएगा। इस प्रक्रिया को फेसिंग कहते हैं। तो किसी भी जॉब को लगाने के पहले सबसे पहले उसकी फेसिंग करते हैं। फेसिंग करने से हमको एक पूरा राइट एंगल पे एक सरफेस मिलता है जिसको कि हम आधार मानकर फिर आगे का अपना काम करते हैं। तो फेसिंग हो गया। अब हो गया टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टेपर टर्निंग में जो टर्निंग है वो हमेशा पैरेलल नहीं होगा अप टू द एक्सिस। यहाँ पे जो टूल है वो किसी एंगल पे लगा होगा, एक्सिस के साथ किसी एंगल पे। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो जो टर्निंग होगी वो एक एंगल पर बनेगी, क्योंकि जैसे बाल्टीनुमा शेप में अगर हमें टर्निंग करनी हो तो उसके लिए टेपर टर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से पार्टिंग है। पार्टिंग है, दो टुकड़े में काटना है किसी चीज को तो पार्टिंग का इस्तेमाल होगा। बोरिंग है, बोरिंग है इंटरनल डायमीटर को यदि हमको चेंज करना है तब हमको बोरिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर उसी तरह से थ्रेड कटिंग का काम भी किया जा सकता है। तो थ्रेड कटिंग के काम के लिए हमारे पास एक क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ग्रूव बनाना है। उसके लिए हमारे पास एक लीड स्क्रू होता है जिसके द्वारा हम लोग उसको थ्रेड कटिंग करते हैं, थ्रेड बनाया जा सकता है। और इसके अलावा नर्लिंग होता है, जैसे कोई सा भी जॉब है उसको पकड़ने के लिए अगर हमको उसके ऊपर डायमंड जैसा शेप बनाना है, ठीक है, ताकि उसको होल्ड करना आसान हो, तो उसके लिए नर्लिंग रोलर्स होते हैं जो कि वो उस टाइप का शेप हमारे जॉब पर बना देते हैं। तो ये कई तरह की प्रक्रियाएं हैं जो लेथ मशीन पे की जा सकती हैं। इसके अलावा और भी मशीन यूज होते हैं जैसे कि सेपर है, प्लेनर है। तो सेपर प्लेनर जो है ना, वो फ्लैट सरफेसेस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह के सरफेसेस हमें दे सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या इंक्लाइन फ्लैट सरफेसेस ये हमको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमारा लेथ मशीन है वो एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, एक पॉइंट पे लगता है और फिर वहां पे कटिंग करता है। उसी तरह से हमारा शेपर और प्लेनर भी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है ना। और ये जो है
ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई 100 के बारे में भी यही सही है, इसके बारे में भी है कि जो कटिंग होती है वो केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, और जो रिवर्स डायरेक्शन होता है, रिटर्न डायरेक्शन जो होता है वो आइडल होता है, उसके दौरान कटिंग नहीं होती। ठीक है। अब शेपर और प्लेनर के बाद एक और इम्पोर्टेंट मशीन है जो बिल्कुल लेथ की तरह ही दिखती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि जो टूल है, जो जॉब है वो स्टेशनरी रहता है, और टूल जो है वो मूव करता है और काटता है। ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक और फायदा है कि ये जो है ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है ना। जैसे हमने देखा कि लेथ में और शेपर प्लेनर में एक पॉइंट पे हमारा जो है वो टच करता है, लेकिन इसमें मल्टी पॉइंट पे कांटेक्ट करके कई जगहों से भी काटा जा सकता है। तो मिलिंग प्रोसेस इज अ मशीनिंग प्रोसेस व्हिच इज परफॉर्म्ड विद द रोटरी कटर विद सेवरल कटिंग एजेस अरेंज्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द कटर। इट इज अ मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल which is used in conjunction with milling machine. ठीक है। The process is used to generate flat surfaces or curved profile or many other, जिस तरह का भी शेप आपको चाहिए होगा उसको करने के लिए हमें मिलिंग मशीन का इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये बेसिक कुछ मशीन्स हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी था, लेकिन अब एक और प्रोसेस है जिसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है, जिससे क्वेश्चंस आते हैं, इस बार भी आए थे, आगे भी संभव है कि आए। ठीक है। वो प्रोसेस है वेल्डिंग। वेल्डिंग है दो मेटल पार्ट को जोड़ना। दो मेटल पार्ट को हम जोड़ते हैं तो उसको हम वेल्डिंग कहते हैं। तो हीट का इस्तेमाल करके जब जोड़ते हैं तो वेल्डिंग कहते हैं। अब वेल्डिंग का क्या है टाइप की, फ्यूजन वेल्डिंग है ना, ये कहते हैं किसको, कि इसमें है कि विच इन्वॉल्व्स heating the end of the metal pieces to be joined to a temperature high enough to cause them to melt and to fuse। ठीक है। और then allowing the joint to cool। The process is somewhat similar to casting process। इसमें क्या किया, गर्म कर दिया दोनों मेटल को, एकदम इतना गर्म कर दिया कि वो पिघल गए। पिघलने के बाद आपस में पिघलने के बाद मिल जाएंगे, मिल जाने के बाद फ्यूज होने के बाद जब वो ठंडा होगा तो फिर हमारा जो डिजायर्ड जो जॉइंट है वो मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है कि प्रेशर वेल्डिंग which involves heating the end of the metal pieces to be joined to a high temperature but lower than this melting point, and then keeping the metal pieces joined together under pressure for some time। This results in pieces welding together to produce a strong point। अब उसमें पहले में क्या था फ्यूजन में कि गर्म करके पिघला दिया था, दोनों आपस में फ्यूज कर गए थे। प्रेशर वेल्डिंग में क्या है कि पिघलाएंगे नहीं, उसको पिघलने के टेम्परेचर के पहले रखेंगे और उसके साथ साथ उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हुए रखेंगे, रखे थोड़े जोर के रखेंगे, जिससे क्या होगा कि अंडर प्रेशर ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो ये वाले प्रोसेस में फ्यूजन नहीं होगा। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रेशर वेल्डिंग में फ्यूजन होता है कि नहीं, या किस टेम्परेचर तक ले जाते हैं प्रेशर वेल्डिंग में, तो डेफिनेटली वो मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होगा। लेकिन एक और क्लासिफिकेशन है जिसपे, या एक है जिसके, या सब क्लासिफिकेशन जिसपे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो है टाइप, है ना, किस टाइप की वेल्डिंग हम कर रहे हैं। तो गैस वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग में क्या करते हैं कि मतलब दो सिलेंडर्स होते हैं, एक जलने वाली का और एक जलाने वाली का, यानी कि एक एसिटिलीन का और एक ऑक्सीजन का। दोनों के थ्रू एक कंपोजिट मिक्सचर का, जब दोनों सिलेंडर ऑन होते हैं तो कंपोजिट ऑक्सीजन एक मिक्सचर तैयार होता है, जिसको जब हम जब आग प्रोवाइड करते हैं तो जल जाता है और हमें एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है जो कि 3250 डिग्री टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। इतना टेम्परेचर जो कि मैक्सिमम मेटल्स या अलॉय को पिघलाने के लिए काफी है। ठीक है। अब जब हम जो इस लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछ दिया था, है ना, कि जॉइंट्स के टाइप अकॉर्डिंग टू द मतलब शेप, जिस टाइप में हम उसको जोड़ रहे हैं, एक दूसरे के तुलना में पोजीशन के आधार पर जो जॉइंट्स होते हैं उसके आधार पर पूछ दिया था। तो ये उसके कुछ एक पॉपुलर जॉइंट टाइप हैं जिसको ध्यान रखना जरूरी है। लास्ट टाइम बट जॉइंट पे क्वेश्चन पूछ दिया था। बट जॉइंट मतलब एंड टू एंड ऐड कर रहे हैं, एंड टू एंड दो मेटल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस टाइप के जॉइंट को हम बट जॉइंट कहते हैं। ठीक है।
अब टी जॉइंट क्या है, एक मेटल यूं पड़ा है और दूसरा उस पर परपेंडिकुलरली ऐड हो रहा है, तो इस टाइप के जॉइंट को हम टी जॉइंट कहते हैं। लैप जॉइंट क्या है, पत्थर पे पत्थर ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर रहे हैं, तो ये हो गया लैप जॉइंट। एज या फ्लैंज जॉइंट, दिस और ये है कॉर्नर जॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, है ना। अब उसके बाद जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर फिलर रॉड और फ्लक्सेस का यूज करते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि फ्लक्स का तो पहले ही बता दिया था कि फ्लक्स का क्या काम है। ठीक है, उसी तरह से फिलर रॉड्स का के इस्तेमाल पे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जब भी वेल्डिंग होता है, ठीक है, तो एक्स्ट्रा मेटल हैज टू बी may have to be added, उसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, वो नेसेसरी नहीं है बट वांछित है। तो whenever welding is done, some extra metal may have to be added to the molten metal pool। ठीक है, तो गैस वेल्डिंग के समय ये जो एक्स्ट्रा मेटल है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि गैस में जब हम वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसमें कोई एक्स्ट्रा मेटल है नहीं, तो दिस एक्स्ट्रा मेटल कम्स फ्रॉम द फिलर रॉड्स, द एंड ऑफ विच keeps getting melted। Ideally, the composition of filler rod should be identical with the metal of workpiece। और आदर्श स्थिति में क्या होना चाहिए कि जो फिलर रॉड उसी मटेरियल का बना होना चाहिए जिस मटेरियल को जोड़ने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ वेल्डिंग सम मेटल मे गेट ऑक्सीडाइज्ड, तो अब उसको बचाने के लिए हम लोग फ्लक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले भी बोला गया था कि ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बोरैक्स का फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आर्क वेल्डिंग क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक का प्रवाह कहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या होता है कि करंट चल रही है और अचानक से आपने सर्किट को ब्रेक कर दिया, तो सर्किट को जैसे ही आप ब्रेक करते हैं तो एक स्पार्क महसूस होता है। हम लोगों ने स्विच को ऑन ऑफ करते समय भी ये चीज कई बार देखी होगी कि जब हम स्विच को ऑफ या ऑन करते हैं, सडनली करंट अगर अच्छा खास करके जब हाई करंट फ्लो कर रहा है तो एक स्पार्क दिखता है। ठीक है, अब ये तो एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन इसी चीज को जानबूझकर जब किया जाए, है ना, तो इसी का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। कि इलेक्ट्रिक आर्क इज अ सस्टेन्ड spark created intentionally by a gap between a welding electrode and the workpiece। अब ये वर्कपीस और वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के बीच में हाई वोल्टेज है, लेकिन दोनों के बीच हमने एक एयर गैप छोड़ दिया है। अब ये एयर गैप के बीच में क्या होगा, उसके वजह से वो स्पार्क क्रिएट होगा, क्योंकि उसको धातु को वहां मतलब करंट को उस मेटल के पास जाने की बहुत इच्छा है, लेकिन बीच में एक एयर गैप है, तो ये एयर गैप के थ्रू वो जब पास करेगा तब वहां पे स्पार्क क्रिएट होगा। तो इसी चीज का इस्तेमाल करके, है ना, हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं। इसके अंदर इसकी हीट आउटपुट ज्यादा है, और क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, तो इस ज्यादा होने की वजह से इसका गैस वेल्डिंग के तुलना में जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर है। ठीक है, किस किस तरह का एसी या डीसी दोनों तरह की सप्लाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। एसी सप्लाई में एक ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किया जाएगा जो प्रॉपर्ली मतलब वोल्टेज को रेगुलेट करेगा, जिसके वोल्टेज और करंट को रेगुलेट करेगा। ठीक है, सिमिलरली डीसी टाइप भी इस्तेमाल किया जाता है। दो तरह के डीसी टाइप में होते हैं, एक डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी और डीसी रिवर्स पोलैरिटी। ठीक है, तो डीसी स्ट्रेट पोलैरिटी में होगा तो उसके अंदर वर्कपीस जो है वो पॉजिटिव साइड में रहेगा और जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव साइड में रहेगा। उसका जो उल्टा है वो रिवर्स पोलैरिटी में होगा, उसके अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा और वर्कपीस जो है नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होगा। सिमिलरली उसके बाद एक और तरह की वेल्डिंग होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। हम सब जानते हैं कि धातु से जब करंट प्रवाह करती है तो धातु के अंदर उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है। उसके इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जब वेल्डिंग में लिया जाता है तो उसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या ERW मेथड कहा जाता है। ठीक है, अब ERW में हम लोकलाइज्ड स्पॉट्स बना सकते हैं या
स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, सीम वेल्डिंग कर सकते हैं, बट वेल्डिंग कर सकते हैं, इस टाइप की फ्लैश बट वेल्डिंग भी कर सकते हैं। तो इन सब के जगह है ना ERW का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है धातु के अंदर करंट फ्लो होने के का जो रेजिस्टेंस है उसको हीट में जब हम कन्वर्ट करके उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम ERW वेल्डिंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह से मतलब अभी भी ये तो नहीं कह सकते कि सारे टॉपिक्स कवर हो गए, लेकिन लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें जो जो टॉपिक्स को टच किया है तो उसके बहुत हद तक उसको टच करने की मैंने कोशिश की है ना। होपफुली मतलब आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ? हेलो। हाँ जी।